हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। इज ऑडियो वीडियो इज क्लियर? एक बार कमेंट कर कर मुझे बताइए। हेलो, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोग को? गुड इवनिंग। इज ऑडियो वीडियो इज आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और करीब 1.5 आवर की क्लास है। 1.5 घंटे की क्लास होगी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी आपके सामने यहाँ पर एक मेरा बोर्ड पर खड़े होकर वीडियो आएगा जिसमें मैं पूरा थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जहाँ मुझे ज़रूरत है बोर्ड पर खड़े होने की, कुछ ऑब्जेक्ट्स अपने हाथ पर लेकर आपको दिखाने की, और आपके साथ यहाँ पर लाइव मैं मौजूद रहूँगा। मैं जो अभी इनसेट में जो छोटा सा वीडियो मेरा दिख रहा है इसको मैं हाइड कर दूंगा, पर मैं ऑल द टाइम आपके साथ यहाँ अवेलेबल रहूँगा। जब मैं रुकूंगा तो मैं आपसे कहूँगा कि अब आप इसको नोट डाउन करिए, तो आप उस टाइम उसको नोट डाउन करेंगे। गॉट इट? वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से स्टार्ट लिखकर मैसेज करो ताकि कहानी को स्टार्ट किया जाए। इंतजार कर रहा हूं मैं आपके रिप्लाई का, मैसेज का। मैंने ग्रुप में मैसेज करके बोला है कि आज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन एंड इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जिस बच्चे की क्लास आज की मिस हो गई उसको आज के बाद ईडी समझ में नहीं आएगी, या आएगी भी तो बड़ी दिक्कतें होंगी, बहुत दिक्कतें, बहुत परेशानी होगी। चलिए, आई एम नॉट गोइंग टू वेट एनी वन। मैं अब किसी का इंतज़ार नहीं करूंगा क्योंकि टाइम मैं बता चुका हूँ। जितने बच्चे आए ठीक, जितने नहीं आए ठीक। आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन। और बिलीव मी फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर बेस्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग के 80 to 90% टॉपिक हैं, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, सेक्शन ऑफ सॉलिड, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ये सारे टॉपिक आज के लेक्चर पे बेस्ड हैं। आज हम प्रोजेक्शन के कुछ रूल्स तैयार करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे आज के इस लेक्चर के दौरान आप अपने पास एक रजिस्टर और एक पेन रखिए। जहां पर भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं आप उनको नोट डाउन करिए। जहां डेफिनेशन मिल रही है आप वीडियो को पॉज करिए और उनको लिख लिए। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं मजेदार टॉपिक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन, और क्या है एक्चुअली प्रोजेक्शन। बहुत से लोग मिसकंसेप्शन है कि प्रोजेक्शन का मतलब शेडो है, छाया, परछाई, या फिर प्रोजेक्शन को हम इमेज भी कह सकते हैं। एक्चुअली प्रोजेक्शन का मतलब शेडो, छाया, इमेज, परछाई नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन बिहेव्स लाइक शेडो बट इट इज नॉट एग्जैक्टली शेडो। जैसे किसी भी चीज का प्रोजेक्शन, किसी भी चीज की शेडो देखने के लिए, शेडो की अगर मैं बात करूं, किसी भी चीज की शेडो देखने के लिए हमें 3 चीजों का मालूम होना जरूरी है। पहली, जिस चीज से देख रहे हैं, दूसरा जिसको देख रहे हैं, और तीसरा जिस पे देख रहे हैं। ठीक उसी तरह प्रोजेक्शन काम करता है। मैंने बोला प्रोजेक्शन के लिए भी 3 चीजों का मालूम होना जरूरी, जैसे परछाई नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि आप सभी बच्चों से एक बात कहूंगा, वो ये
कि आप लोग प्लीज कुछ भी नोट डाउन मत कीजिएगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में वीडियो में बोला है कि आप नोट डाउन कीजिएगा, आप प्लीज कुछ भी नोट डाउन नहीं कीजिएगा। स्वागत है आप कुछ सभी भी लोगों का नहीं एक बार लिखिएगा। फिर। समझ में आया मैंने क्या बोला आपसे? कुछ भी नोट नहीं करना है आपको। मैं आपको टाइम दूंगा, उसी टाइम आप लिखेंगे। जब मैं आपको समय दूंगा तभी आप लिखेंगे, उसके अलावा कोई भी कुछ नहीं लिखेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ओके? सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन, और क्या है एक्चुअली प्रोजेक्शन। बहुत से लोग मिसकंसेप्शन है कि प्रोजेक्शन का मतलब शैडो है, छाया, परछाई, या फिर प्रोजेक्शन को हम इमेज भी कह सकते हैं। एक्चुअली प्रोजेक्शन का मतलब शैडो, छाया, इमेज, परछाई नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन बिहेव्स लाइक शैडो बट इट इज नॉट एग्जैक्टली शैडो। जैसे किसी भी चीज का प्रोजेक्शन, किसी भी चीज की शैडो देखने के लिए, शैडो की अगर मैं बात करूं, किसी भी चीज की शैडो देखने के लिए हमें तीन चीजों का मालूम होना जरूरी है। पहली, जिस चीज से देख रहे हैं, दूसरा जिसको देख रहे हैं, और तीसरा जिस पे देख रहे हैं। ठीक उसी तरह प्रोजेक्शन काम करता है। मैंने बोला प्रोजेक्शन के लिए भी तीन चीजों का मालूम होना जरूरी। जैसे जिससे देख रहे हैं, जिसको देख रहे हैं, और जिस पे देख रहे हैं। जिससे देख रहे हैं मतलब कोई लाइट सोर्स है, या फिर हम बात करेंगे ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर देख रहा है, जिसको देख रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। और जिस पे देख रहा है, जिस पे देख रहा है का मतलब प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, जिस पे देख रहा है। अगर आप प्रोजेक्शन का मीनिंग इंग्लिश में देखें तो प्रोजेक्शन का मीनिंग अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको मिलेगा प्रोजेक्शन मींस टू थ्रो समथिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, किसी चीज को सामने की ओर फेंकना। जैसे कि हमने याद कीजिए 11th 12th में फिजिक्स में पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन, वहां पर भी हम कुछ ऐसे ही काम करते थे। एक बॉल हाथ में ली और आगे की ओर उछाल दी तो हम किसको कहते थे? ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। और प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोला होता है, वो सब हमने कोनिक सेक्शन में देखा है। खैर अभी छोड़ दे, अभी हम बात कर रहे हैं यहां पर प्रोजेक्शन की इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा प्रोजेक्शन का मतलब शैडो, छाया, परछाई नहीं है, बट इट बिहेव्स लाइक शैडो। प्रोजेक्शन का मतलब किसी चीज को सामने की ओर उछालना, किसी चीज को सामने की ओर फेंकना। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं? अब हम यहां पर ऑब्जेक्ट के फीचर्स को किसी प्लेन पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और आज हम यही देखेंगे कि कितने तरीकों से किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन देखा जा सकता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। अब सुने बेटा, प्रोजेक्शन को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। पहला कहा गया अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ साइट, और दूसरा कहा गया अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। आई रिपीट, मैंने बोला प्रोजेक्शन को दो तरह से क्लासिफाई किया है। पहला अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ साइट, और दूसरा बोला अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। इसको हिंदी में समझाता हूं। अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ साइट का मतलब आप देख कैसे रहे हो, और दूसरा अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। इसका मतलब जिस प्लेन पर आप प्रोजेक्शन बना रहे हो उसको रख कैसे रहे। आइए इन सभी को हम किसी एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। और आपके सामने यहां पर बोर्ड पे मैं एक क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूं प्रोजेक्शन का। लेकिन उससे पहले ये जो मैंने दो क्लासिफिकेशन आपसे बोले, दो तरह से क्लासिफाई किया गया प्रोजेक्शन, अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ साइट एंड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। मैं किसी डायग्राम की मदद से आपको समझाने जा रहा हूं। तो मैं जल्दी से यहां पर कुछ डायग्राम बना रहा हूं, बहुत फास्ट बना रहा हूं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने दो फिगर बना दिए हैं जिनकी मदद से मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं कि प्रोजेक्शन एक्चुअली है क्या। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ साइट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। लेट, मेरे पास एक फिगर है, ये रहा 3D फिगर, और यहां पर भी 3D फिगर है, ये रहा, और इसके जस्ट पीछे पिक्चर प्लेन, जिसको हम प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कह रहे हैं। अब बड़ी मजेदार चीज है, लेट, अगर ऑब्जर्वर यहां पर कहीं है, जरा गौर से देखिएगा, अगर ऑब्जर्वर ये रहा इस जगह यहां, और यहां से ऑब्जर्वर अगर इस ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहा है और मुझे इसका प्रोजेक्शन बनाना है इस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे, तो देखिए ये जो लाइन है ये कहलाएंगी लाइन ऑफ साइट, इनको हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट। ये रही आपके पास लाइन ऑफ साइट, ये भी लाइन ऑफ साइट है, ये भी लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट जब इस प्लेन पर कहीं जाकर टकराएंगी, इस प्लेन पर जाकर कहीं टकराएंगी, तो अब आप सोचिए और मुझे बताइए, इस प्लेन के ऊपर इस ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्शन या आप शैडो कह लीजिए, जो प्रोजेक्शन या शैडो मिलेगा वो इस वक्त इस ऑब्जेक्ट से बड़ा दिखेगा या छोटा दिखेगा।
सोचिए, पहले आप जवाब दीजिए कि इस वक्त अगर प्रोजेक्शन ऐसे जा रहा है तो यहां पर जो शेडो दिखेगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी दिखेगी या छोटी। तो आंसर है इस तरह के प्रोजेक्शन में जो प्रोजेक्शन यहां दिखेगा वो इस ऑब्जेक्ट से बड़ा मिलेगा, बड़ा। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह के प्रोजेक्शन को कहा जाता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। मैं यहां लिखता हूं आपके सामने, इस तरह के प्रोजेक्शन को कहा जाता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। अब ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है लीनियर पर्सपेक्टिव और एक है एरियल पर्सपेक्टिव। एक मैंने क्या कहा, एरियल, और पीपी का मतलब समझ जाइए पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, और दूसरा मैंने आपसे बोला लीनियर। लीनियर क्या, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। एक एरियल पर्सपेक्टिव और एक लीनियर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। मैं लीनियर पर्सपेक्टिव की अगर बात करूं तो लीनियर पर्सपेक्टिव के फर्दर 3 पार्ट हैं। पहला कहता है ONE1 POINT पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। दूसरा कहता है हमारे पास 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, और तीसरा कहता है हमारे पास 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। दिस इज पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। आइए अब दूसरा क्लासिफिकेशन, प्रोजेक्शन को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, एक ये रहा आपके पास। अब दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, जरा गौर से यहां पर अच्छी तरह देखिएगा। अब देखिए, ये है मेरे पास ऑब्जेक्ट 3D और ये है पिक्चर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। अब आप सोचिए कि अगर लाइन ऑफ साइट ऐसी जा रही है, ऐसी, इस तरीके से, अगर आप कहें सर ये इस तरीके का क्या मतलब, तो मैं कहता हूं इस तरीके का मतलब है, ध्यान से देखो आपको क्या लग रहा है, क्या ये सभी लाइन ऑफ साइट, क्या ये सभी प्रोजेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं? द आंसर इज यस। अगर ये सभी एक दूसरे के पैरेलल हैं तो अब आप बताइए इस प्लेन पर अब जो इसका प्रोजेक्शन बनेगा, यहां पर अब जो प्रोजेक्शन बनेगा वो इस ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा? आप सोचिए, तो आपको जवाब मिलेगा अब जो प्रोजेक्शन इस ऑब्जेक्ट का इस पिक्चर प्लेन पर बनेगा वो एग्जैक्टली इस ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। जी हां फ्रेंड्स, तो यहां पर ये जो लाइन ऑफ साइट है ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। बस माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड क्लासिफिकेशन यही है जिसका नाम है पैरेलल प्रोजेक्शन। जिसका नाम क्या बोला मैंने, पैरेलल प्रोजेक्शन। अब मैं आपसे कह रहा हूं दिस इज द ओनली क्लासिफिकेशन, चाहे आप यहां पढ़ रहे हैं इंडिया में, चाहे आप इंडिया के बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी में, पूरे हिंदुस्तान में या कहीं पर भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रहे हैं और अगर देयर इज प्रोजेक्शन, सो दिस इज द ओनली क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन। और इनके सब क्लासिफिकेशन है जो अभी मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बात करते हैं पर्सपेक्टिव और पैरेलल प्रोजेक्शन के कुछ डिफरेंसेस के बारे में। डिफरेंसेस आप गौर से देखिए, यहां पर ये जो लाइन ऑफ साइट है इनको क्या कहा जाएगा, पैरेलल, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? तो आंसर है डाइवर्जिंग। तो हम कह सकते हैं इन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन द लाइन ऑफ साइट इज डाइवर्जिंग। और ध्यान से सुने, अब इस लाइन ऑफ साइट को आज के बाद मैं बोलूंगा प्रोजेक्टर, और जब भी मैं बोलूं प्रोजेक्टर तो आप समझिएगा लाइन ऑफ साइट। अब हम हमेशा टेक्निकली इनको प्रोजेक्टर बोलेंगे। तो आइए मैं बोलता हूं, इन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन द प्रोजेक्टर्स आर डाइवर्जिंग, वेयर इन पैरेलल प्रोजेक्शन द प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये देखिए, ये बताइए इस पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में ऑब्जर्वर आपको दिखाई दे रहा है, मतलब यहां पर कहीं इस पिक्चर में है, हाँ है, यहां पर देखिए तो आपको पता चलेगा, हमें ऑब्जर्वर ही नहीं मालूम कहां है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, इन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन द ऑब्जर्वर इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, फाइनाइट, वेयर इज इन पैरेलल प्रोजेक्शन द ऑब्जर्वर इज एट infinite. This is the major differences between perspective projection and parallel projection. आइए अब पैरेलल प्रोजेक्शन का क्लासिफिकेशन देखते हैं क्या है। पैरेलल प्रोजेक्शन को फर्दर फिर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। यहां देखिएगा वो 2 पार्ट्स क्या हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां, ओके फ्रेंड्स, कुछ पूछ रहा हूं आप लोग से। सबसे पहले मुझे ये बताइए, मुझे कमेंट कर बताइए जल्दी से, जितना अभी तक मैंने समझाया है पर्सपेक्टिव और पैरेलल प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में क्यों इमेज बड़ी बन रही है और पैरेलल प्रोजेक्शन में एग्जैक्ट सेम साइज की इमेज क्यों बन रही, ये समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से मुझे कमेंट कर बताइए। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। आप जल्दी से मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको अभी तक जो भी समझाया है मैंने वो समझ में आया या नहीं।
थोड़ा सा डिले होता है यहाँ पर, इसलिए आपका कमेंट मेरे तक लेट पहुंचेगा। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। मैं कंटिन्यू कर रहा हूं और मैं इसको नोट डाउन करने के लिए आपको समय दूंगा। अभी लिखिएगा मत, अभी कुछ भी नहीं लिखिएगा, नोट डाउन करने के लिए समय दूंगा। मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। लिखता हूं तो यहां मैंने लिखा ऑब्लिक प्रोजेक्शन, OBLIQUE, ऑब्लिक प्रोजेक्शन। इस ऑब्लिक प्रोजेक्शन के फर्दर 4 पार्ट हैं। नंबर 1 कैबिनेट, नंबर 2 कैवेलियर, नंबर 3 इज क्लाइनोग्राफिक, नंबर 4 शेड्स एंड शेडोज। These are the classification under the heading of oblique projection. अब जो नेक्स्ट प्रोजेक्शन पैरेलल का जो दूसरा पार्ट है, यहां जगह नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूं। और अगर आप में से कोई नोट डाउन करना चाहता है तो जल्दी से वीडियो पॉज करिए और इसको नोट डाउन करिए, क्योंकि मुझे ये रब करना पड़ेगा। तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, आप इतना नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ये क्लासिफिकेशन लंबा है, आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। और रुक जाइए, मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूं। अभी नोट डाउन मत करिए, मैं आपको कुछ शेयर कर रहा हूं, बस 1 मिनट दीजिए मुझे। अभी ये नोट डाउन मत करिएगा, आप 1 मिनट रुक जाइए, मैं कुछ शेयर कर रहा हूं आपके साथ। ये आप लिख लीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, प्रोजेक्शन हेडिंग डालकर इसको नोट डाउन कर लीजिए। जब आप नोट डाउन कर लें तो प्लीज डी लिख दीजिएगा, डी दैट मीन्स डन।
पैरेलल प्रोजेक्शन के दो पार्ट हैं, पहला पार्ट है ऑब्लिक, दूसरा पार्ट है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक के अंदर चार पार्ट हैं, कैबिनेट, कैवेलियर, क्लाइनोग्राफिक, शेड्स एंड शैडोज। ऑर्थोग्राफिक के दो पार्ट हैं, मल्टीव्यू एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ओके, आप कह रहे हैं यू ऑल हैव डन, तो मैं इसको अभी हटा देता हूं आपके सामने से। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस। तो इसके अलावा और कोई प्रोजेक्शन नहीं है। और मजेदार चीज वो ये कि जितना भी ब्लू कलर के पेन से दिख रहा है, जैसे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और मल्टीव्यू प्रोजेक्शन, दिस इज आवर सिलेबस। हमारा ये सिलेबस है, हमको ये पढ़ना है। क्या बोला मैंने, क्या पढ़ना है? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और मल्टीव्यू प्रोजेक्शन। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए, being an engineering graduate, कि what is the classification of projection, what are the different type of projection, and what is the difference between the basic two classification, that is parallel projection and perspective projection। आप बहुत ध्यान से देखें, यहां पर आप कुछ मजेदार चीज और बता दूं आपको, वो ये कि अगर हम सिर्फ मल्टीव्यू प्रोजेक्शन को छोड़ दें, दैट मींस एक्सेप्ट मल्टीव्यू प्रोजेक्शन, अगर मैं मल्टीव्यू प्रोजेक्शन को छोड़ दूं तो ये जो टोटल प्रोजेक्शन है ये कहलाता है 3D और पिक्टोरियल। मतलब अगर मैं इसको हटा दूं तो जो बचा हुआ प्रोजेक्शन है वो कहलाता है 3D और पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। और मल्टीव्यू प्रोजेक्शन में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे टू डायमेंशनल प्रोजेक्शन के बारे में। एक और चीज इंपॉर्टेंट, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का एक और नाम है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन कहा जाता है। अब आप सोचिए क्यों कहा जाता है, बड़ा मजेदार सवाल है कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन क्यों कहा जाता है। सोचिए जरा, आप जैसे फोटो कैमरे से जब आप फोटो क्लिक करेंगे तो कैमरे का जो लेंस है, अपर्चर इतना छोटा सा, और वो कैप्चर कर रहा है ये एरिया, वाइड एरिया। क्या लाइन ऑफ साइट प्रोजेक्टर इसी तरह से जाते हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में? हाँ, दैट्स व्हाई द पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन। मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो फ्रेंड्स, ये था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन। आप इसको टोटल नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर हम क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? मल्टीव्यू प्रोजेक्शन। तो आप आराम से इसको नोट डाउन करें। और किस तरीके से नोट डाउन करेंगे? नोट डाउन करने से पहले मैं माफी चाहता हूं, आपको बताना भूल गया। नोट डाउन करने से पहले आपने प्रोजेक्शन हेडिंग डाली, वहां पर आप लिखें प्रोजेक्शन मीन्स टू थ्रो समथिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इट हैज बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द line of sight and according to the position of plane of projection and its classification are as under। उसके बाद आप ये क्लासिफिकेशन करें। मैं माफी चाहता हूं कि मैं उस टाइम बोलना आपसे भूल गया था, तो पहले आप ऐसे लिखिए, फिर उसके बाद आप ये पूरा क्लासिफिकेशन कर लीजिए। हमने अभी अभी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन देखा कि व्हाट इज प्रोजेक्शन, क्या है प्रोजेक्शन, और किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन पिक्चर प्लेन पर या प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर बनाया जाता है। बेटा मैं आपसे कहूंगा ये लेक्चर इंजीनियरिंग ड्राइंग का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मतलब आने वाले टॉपिक सभी इसी पर बेस्ड है। आप सोचिए कि हम किसी एक ऐसी जगह खड़े हुए हैं कि अगर यहां से कोई भी कंसेप्ट अगर अब आपसे मिस हो गया तो अब आने वाली सारे लेक्चर मिस हो जाएंगे, कुछ भी आपकी समझ में नहीं आएगा। तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इतना सब कुछ आपको पढ़ा दिया, मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता दिया, मैंने आपको कोर्स करिकुलम बता दिया, मैंने आपको सारी बातें बता दी, स्केल्स पढ़ लिया, क्लासेस, लेकिन कभी भी अभी तक हमने व्हाट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या, इसके बारे में बात नहीं करी। आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर मुझसे कहा जाए कि बेसिकली मैं सिर्फ ड्राइंग की बात करूं तो बेटा ड्राइंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक मैंने कहा आर्टिस्टिक ड्राइंग और एक को कहा मैंने टेक्निकल ड्राइंग। एक मैंने कहा क्या? आर्टिस्टिक ड्राइंग, और एक क्या कहा? टेक्निकल ड्राइंग। अगर मैं आर्टिस्टिक ड्राइंग की बात करूं तो आप बताइए, आर्टिस्ट, किसी भी आर्टिस्ट को ड्राइंग बनाने के लिए
मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कम से कम कितनी रिक्वायरमेंट है? तो आंसर है सिर्फ 2 चीजों की, कम से कम। वो 2 चीजें क्या? एक जिस चीज से ड्राइंग बना रहा है और एक जिस पे ड्राइंग बना रहा है। मैंने बोला जिस चीज से बना रहा है और एक जिस पे ड्राइंग बना रहा है। लेकिन अगर मैं टेक्निकल ड्राइंग पर आता हूं, यहां पर टेक्निकल ड्राइंग, तो ये आर्टिस्टिक ड्राइंग तो है नहीं। तो ड्राइंग प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, और हर एक चीज, हर एक बात हमें ऑब्जेक्ट की ड्राइंग शीट पर समझ में आना चाहिए। तो अब इस ड्राइंग को प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है? तो सुनिए, हमें सबसे पहले चाहिए मेजरमेंट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, किसी भी चीज़ की अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ड्राफ्टर है और मैं चाहता हूं कि ऐसा ही ड्राफ्टर एक और मैं कास्ट कराना चाहता हूं, एक और। ये बहुत रेयर चीज़ है, आपको बहुत ही कम कहीं देखने को मिलेगी, बहुत रेयर है। मैंने बोला आपसे कि मुझे अगर एक और ड्राफ्टर ऐसा कास्ट कराना है तो सबसे पहले मैं इसके मेजरमेंट लूंगा। इसके मेजरमेंट, ये हो गई चीज मेरी रिक्वायरमेंट पहली, क्या? मेजरमेंट। दूसरी चीज ये, इतनी बड़ी ड्राइंग शीट में नहीं आ सकता इतना बड़ा, तो मैं क्या करूंगा? स्केल पढ़कर आ चुके हैं, मैं इसके साइज को रिड्यूस करूंगा। मैं इसके साइज को क्या करूंगा बेटा? रिड्यूस करूंगा। और रिड्यूस करने के बाद जब ड्राइंग शीट में बनाऊंगा तो मैं उस साइज को लिखूंगा कि मैंने कितना रिड्यूस करा। दैट इज, मैं बात कर रहा हूं किस चीज के बारे में? आरएफ के बारे में। नाउ इतनी कहानी होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, अब ड्राइंग बिल्कुल एक्यूरेट बने। कहीं ऐसा ना हो कि ये लाइन या फिर ये कर्व या ये कर्व मैं फ्री हैंड बना दूं और कास्ट जब मैं इसको करवाऊं तो प्रॉब्लम हो जाए शॉप एंड पर, शॉप फ्लोर पर। तो बेटा हमें चाहिए ड्राइंग को एक्यूरेसी के साथ बनाने के लिए हमें चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स। तो मैंने बोला ये 3-4 बेसिक चीजें हैं जो हमें टेक्निकल ड्राइंग के लिए चाहिए। अगर मैं आर्टिस्टिक ड्राइंग की बात करता हूं तो 2 ही चीज रिक्वायर्ड है मिनिमम, एक जिस चीज से बना रहे हैं, दूसरा जिस पे बना रहे हैं। लेकिन अगर मैं टेक्निकल ड्राइंग की बात करता हूं तो प्रॉपर मेजरमेंट होना चाहिए, साइज डिफाइन होना चाहिए, फुल साइज या रिड्यूस या इनलार्ज है, और आरएफ होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि कितना रिड्यूस या कितना इनलार्ज करा है। दूसरी चीज, ड्राइंग को एक्यूरेट बनाने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है, और वो इंस्ट्रूमेंट्स मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब मैं बात करूं टेक्निकल ड्राइंग। अब ये टेक्निकल ड्राइंग भी बहुत पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे टेबुलर ड्राइंग हो गई, पेटेंट ड्राइंग हो गई, असेंबली ड्राइंग हो गई, एक्सप्लोडेड असेंबली ड्राइंग, और बहुत सारी ड्राइंग है। ये सब एडवांस इन ड्राइंग की मैं टेक्निकल ड्राइंग की बात कर रहा हूं। इन सब को समझने के लिए हम इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में या डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग समझते हैं। हम इसी सिलेबस की, हम इसी चीज की बात कर रहे हैं जो हम यहां पर पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर बिगिनर्स। तो मैंने आपसे कहा कि अब इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, एक जनरल चीज मैंने ड्राइंग को बताया आपको कि आर्टिस्टिक ड्राइंग और टेक्निकल ड्राइंग में क्या फर्क है। अब मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग को बोलूं तो बेटा इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या? इंजीनियरिंग ड्राइंग को कहा जाता है इट इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। क्या बोला बेटा मैंने? इट इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। अब ये बताइए लैंग्वेज की मदद से हम क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज 2 पीपल्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपने विचारों को आप तक पहुंचा सकते हैं। और अगर मैं कह रहा हूं इंजीनियरिंग ड्राइंग भी अगर कोई लैंग्वेज है तो इसका मतलब यहां पर भी किसी चीज का कम्युनिकेशन किया जा रहा है। सवाल पैदा होता है किस चीज का कम्युनिकेशन किया जा रहा है? तो बहुत ध्यान से सुनिए, यहां कम्युनिकेशन हो रहा है 3 चीजों का। वो है शेप, साइज एंड डायमेंशंस। आई रिपीट वंस अगेन, मैंने बोला 3 चीजों को कम्युनिकेट किया जा रहा है। क्या क्या बेटा? शेप, साइज एंड डायमेंशन। आप किसी भी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बना रहे हो, जैसे अभी ड्राफ्टर आपके सामने था, तो वो ड्राइंग शीट पर हो तो प्रॉपर शेप में होना चाहिए, उसका साइज वहां पर होना चाहिए, और सारे डायमेंशंस वहां पर लिखा होना चाहिए, ताकि शॉप फ्लोर पर इसको कास्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वो आपको फोन लगा कर ना पूछे कि भाई ये चीज मिस है या ये चीज मिस है। वो उसमें ड्राइंग में हर एक चीज क्लियर होना चाहिए। और ड्राइंग को कहा जाता है इट इज द लीगल डॉक्यूमेंट बिटवीन द यूजर और एट द इंडस्ट्री एंड। मतलब मैं कास्ट करवाना चाह रहा हूं, मैं यूजर हुआ, पर मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं, मैं उसको बना नहीं सकता हूं, तो मैं इंडस्ट्री में अपनी ड्राइंग भेजूंगा, वो मुझे कास्ट कर भेजेंगे, मैं यूजर। तो मेरे और उनके बीच जो एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो ये ड्राइंग है। मैं इसके दम पर यह कह सकता हूं कि भाई जो चीज मैंने आपसे मांगी थी वो प्रॉपर तरीके से मुझे नहीं मिली, क्योंकि जब मेरे पास ऑब्जेक्ट कास्ट होकर आएगा तो मैं उसको ड्राइंग के साथ मैच करूंगा। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो इंडस्ट्री मुझसे बोल सकती है, वहां पर मुझसे बोले जा सकता है कि जैसी ड्राइंग आपने भेजी थी मैंने उसी तरह से आपका ऑब्जेक्ट को कास्ट करा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने क्या बोला? पहला, इट इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। दूसरा,
ड्राइंग इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द यूजर एंड द इंडस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में मैंने बात करी। अब हम आगे बात करते हैं। तो मैंने बोला किसी भी ड्राइंग को प्रॉपर शेप में होने के लिए, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मुझे उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना है ड्राइंग शीट। जी, अब आ रहा हूं मैं यहां पर। कहां पर? हमने लास्ट जो अभी देखा प्रोजेक्शन का क्लासिफिकेशन, हमने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सरफेस को प्रोजेक्ट करने के लिए, ड्राइंग शीट पर प्रोजेक्ट करने के लिए हमने प्रोजेक्शन के तरीके देखे कि कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है। आपने एक तरीका देखा था पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, जहां पर हम क्या कर रहे थे, और लाइट सोर्स डाइवर्जिंग, ये लाइन ऑफ साइट डाइवर्जिंग जा रही थी, तो ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ा आपको बड़ा दिखाई दे रहा था। फिर एक प्रोजेक्शन मैंने आपको यहां पर दिखाया। हमें क्या चाहिए, जिस भी चीज की हम ड्राइंग बना रहे हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट की, उसमें जितनी भी सरफेस हो वो सब सरफेस ट्रू शेप में नजर आना चाहिए। अब एक बच्चा कहता है सर ट्रू शेप का क्या मतलब? तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा, ये एक सरफेस, ये एक रेक्टेंगल है। अब मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, इसका ये डायमेंशन अगर 80 सेंटीमीटर है और ये अगर 30 सेंटीमीटर है, तो जब मैं इसको ड्राइंग शीट पे बनाऊं तो ये 80 बाय 30 का दिखना। इसका मतलब मुझे इसको प्रोजेक्ट करना है पिक्चर प्लेन पर, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे कि ये अपना ट्रू शेप वहां पर दे। तो ऐसा क्या तरीका हो जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट को ट्रू शेप में प्रोजेक्ट कर सकें। तो हमने अभी प्रोजेक्शन देखा, हमने लाइन ऑफ साइट, और लाइन ऑफ साइट को मैंने क्या कहा था, प्रोजेक्टर। तो बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट से प्रोजेक्टर्स डालूं, जैसे इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इनसे प्रोजेक्टर डालूं, और प्रोजेक्टर ऐसे डाले जाएं कि ये सभी प्रोजेक्टर आपस में एक दूसरे से पैरेलल हो, और जिस प्लेन से जाकर ये टकरा रहे हैं अगर ये उससे परपेंडिकुलर होंगे, तो अब जो मुझे प्रोजेक्शन मिलेगा वो इस ऑब्जेक्ट का ट्रू शेप देगा। जी हां फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपसे बात करी। मैंने क्या बोला, अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट का ट्रू शेप देखना है तो मुझे इन दो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्या? कि जो प्रोजेक्टर ऑब्जेक्ट से जाए, ऑब्जेक्ट की सरफेस से जाए, वो प्रोजेक्टर सब एक दूसरे से क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, और जिस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से जाकर ये टकरा रहे हैं उससे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। अगर इस तरह से मैं प्रोजेक्शन बना रहा हूं तो मुझे ऑब्जेक्ट ड्राइंग शीट पे ट्रू शेप में दिखाई देगा। और मेरे दोस्त, इन्हीं रूल को अगर हम फॉलो करते हैं तो इसको कहा जाता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। जी, मुझे आपको यहां पहुंचाना था, तो मुझे ड्राइंग की डेफिनेशन देना भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी था और समझाना जरूरी था, क्योंकि हमारा पर्पस है ऑब्जेक्ट को तीन चीजों का ध्यान रखना ड्राइंग शीट पे, प्रॉपर शेप, साइज एंड डायमेंशन। तो प्रॉपर शेप में प्रोजेक्ट करने के लिए प्रोजेक्शन की मदद, और उस प्रोजेक्शन में ट्रू शेप को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हमें जरूरत आई ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ने क्या कहा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहता है कि मैं पैरेलल प्रोजेक्शन के रूल तो फॉलो करूंगा ही। क्यों? क्योंकि बेटा प्रोजेक्शन के बाद पैरेलल प्रोजेक्शन, पैरेलल के बाद था क्या, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है वो पैरेलल प्रोजेक्शन तो है, और फिर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ने कहा मेरा खुद का एक रूल फॉलो होगा जो ये कहेगा कि जो प्रोजेक्टर्स हैं वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। तो अगर इस तरह से मैं प्रोजेक्शन बनाता हूं तो ऑब्जेक्ट ट्रू शेप में, तो ऑब्जेक्ट की हर सरफेस मुझे ड्राइंग शीट पर ट्रू शेप में मिलेगी। तो अगर मैं बात करूं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की डेफिनेशन क्या है, जो आप रजिस्टर पे लिख भी सकते हैं, तो सुनिए, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन is a parallel projection in which projectors are parallel to each other and perpendicular to plane of projection। अब हम इसके आगे की और बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज अ पैरेलल प्रोजेक्शन इन विच प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू, क्या बोला बेटा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। अब हम बात करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बाद मल्टी व्यू। अगर आपको याद हो तो प्रोजेक्शन क्लासिफिकेशन में फिर पैरेलल फिर पर्सपेक्टिव था। पैरेलल के दो पार्ट थे, ऑर्थोग्राफिक और ऑब्लिक। ना ऑब्लिक हमें पढ़ना है ना हमें पूरा ऑर्थोग्राफ, हमें ऑर्थोग्राफिक से फिर नीचे आए तो मल्टी व्यू, और मल्टी व्यू के साथ था एक्सोनोमेट्रिक, एक्सोनोमेट्रिक में था आइसोमेट्रिक। तो हमें ये आइसोमेट्रिक पढ़ना है और मल्टी व्यू प्रोजेक्शन पढ़ना है। तो हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन तो समझ गए। अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर हम बात करेंगे मल्टी व्यू प्रोजेक्शन। मल्टी व्यू का प्रोजेक्शन का क्या मतलब, हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट व्यूज में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे प्रोजेक्ट करेंगे। जी, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट और बात करने जा रहे हैं, कुछ सवाल मैं आपसे यहां पर करूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा।
तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्वेश्चन है आपसे, वो ये कि अकॉर्डिंग टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट के कितने व्यूज पॉसिबल हैं। फिर से मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट के कितने व्यूज पॉसिबल हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने जो पहले कभी पढ़ा हुआ है प्लीज उसको ध्यान में रखकर बात ना करें। जितना आज आपने इस लेक्चर के दौरान पढ़ा है बस उसी को ध्यान में रखें और सबसे पहले सोचें कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या कहता है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ये कहता है कि प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। अब आप सोचो किसी भी ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल जैसे मेरे हाथ में ये एक पिरामिड है, आप इसको ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, या फिर मैं बात करूं मेरे हाथ में एक कप है, एक ग्लास है, आप इसको ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये पानी की बोतल है, आप इसे ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट के कितने व्यूज पॉसिबल हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, सोचिए। तो आपका आंसर जो भी हो, अब सुनिए कि अकॉर्डिंग टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट के कितने व्यूज पॉसिबल हैं। द आंसर इज इनफाइनाइट व्यूज पॉसिबल हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के। क्यों? क्योंकि बेटा मैंने आपसे कहा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या कहता है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ये कहता है कि जो प्रोजेक्टर्स हों वो एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल, और जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हो उसके जाकर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। जैसे मैंने आपसे कहा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर। जैसे अगर ये मैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन मान लूं और ये मैं ऑब्जेक्ट आपके सामने रखूं, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इस ऑब्जेक्ट के जो प्रोजेक्टर्स जाएं वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। चाहे ये प्लेन, बहुत ध्यान से देखिएगा, चाहे ये प्लेन ऑब्जेक्ट ये रखा है, चाहे ये प्लेन ऐसा रखा है, चाहे ये ऐसा रखा हो, चाहे ये ऐसा रखा हो, चाहे ये ऊपर रखा हो, चाहे ये नीचे रखा हो, कैसा भी रखा हो, बस अब आप सोचिए कि इस ऑब्जेक्ट से प्रोजेक्टर्स आए, कैसे भी आए। जैसे ये इंक्लाइन जा रहे हैं प्रोजेक्टर, इंक्लाइन किसके, इस ऑब्जेक्ट के, जाने दीजिए उससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जिस प्लेन से जाकर ये टकरा रहे हैं उससे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अब आप सोचिए अकॉर्डिंग टू दिस कितने व्यूज पॉसिबल हैं। तो आंसर है इस तरह से तो इनफाइनाइट व्यूज पॉसिबल है। जी हां फ्रेंड्स, इस तरह से इनफाइनाइट व्यूज। तो अगर कोई अभी कभी आपसे पूछे, जैसे बहुत से बच्चे मुझसे ऑनलाइन फोरम पे, क्वारा पे सवाल करते हैं कि सर अकॉर्डिंग टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हाउ मेनी व्यूज आर पॉसिबल, द आंसर इज अकॉर्डिंग टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इनफाइनाइट व्यूज आर पॉसिबल। नाउ अब हमें तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन समझना है, हम चाहते हैं व्यूज बनाकर देखें कि प्रोजेक्शन बनता कैसे है। तो बेटा हम मान के चलते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम मान के चलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के हिसाब से इनफाइनाइट व्यूज होते हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं समझने के लिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट के 6 प्रिंसिपल व्यूज होते हैं। आइए अब हम आ गए हैं बिल्कुल एकदम टॉपिक पे। हमने आपसे कहा किसी भी ऑब्जेक्ट के 6 प्रिंसिपल व्यूज होते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं 6 प्रिंसिपल व्यूज। और वो जो इनफाइनाइट के बारे में मैंने अभी बात करी, अलग अलग व्यूज, वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। और किसी 3D मॉडल की मदद से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो मैंने अभी आपसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, इसको भी मैं किसी 3D मॉडल की मदद से समझाऊंगा। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, सामने ध्यान से देखिएगा। और मैंने आपसे कहा कि रजिस्टर और पेन साथ में रखिएगा, जहां इंपॉर्टेंट लगे उसको लिख। तो ये रहा एक ऑब्जेक्ट और हम अभी बात कर रहे हैं 6 प्रिंसिपल व्यूज के बारे में। तो बेटा अगर मैं यहां से देख रहा हूं, कहां से, इस जगह से जहां से आप देख रहे हैं, अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो आप जो व्यू देख रहे हैं उसको हम कहेंगे फ्रंट व्यू, या फिर उसको टेक्निकल टर्म में कहा जाएगा एलिवेशन। क्या बोला मैंने, या तो मैं फ्रंट व्यू बोलूं या एलिवेशन। तो अब बताइए अगर मैं यहां से प्रोजेक्टर डालूं तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जस्ट इसके पीछे होगा, ये रहा ये प्लेन है, इस बोर्ड को आप प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन मान लें। तो बेटा अब ये बताओ, ये जो बोर्ड है, ये जो प्लेन है, इस टाइम ये जमीन से ऊपर की तरफ खड़ा है या लेटा है? द आंसर इज खड़ा है, तो हम इसको कहेंगे वर्टिकल प्लेन। क्या बोला बेटा, वर्टिकल प्लेन। तो आइए डायरेक्ट रिजल्ट पर पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का एलिवेशन या फ्रंट व्यू देखा जाए तो फ्रंट व्यू कौन से प्लेन पर मिलेगा, वर्टिकल प्लेन पर मिलेगा। आइए अब बात करें दूसरे व्यू की। 6 प्रिंसिपल व्यूज देखने जा रहे हैं। अगर मैं यहां से यहां आ जाता हूं 90 डिग्री, 90 डिग्री क्यों? क्योंकि ऑर्थो की बात करें, ऑर्थोगोनल। ऑर्थो का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर टू समथिंग, 90 डिग्री। तो मैंने आपसे कहा कि अगर मैं यहां से 90 डिग्री यहां आ जाता हूं तो अब कौन सा व्यू देख रहा हूं मैं, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू मुझे कहां मिलेगा,
टॉप व्यू मुझे ग्राउंड पे मिलेगा और किसी एक ऐसे प्लेन पर, जैसे ये इसके ऊपर जाकर ये आपके सामने यहां पर टॉप व्यू ये मिलेगा इस जगह। तो बेटा अब ये बताओ, ये जो प्लेन है आपके सामने जो मेरे हाथ में मैं पकड़ा हुआ हूं ग्रीन कलर का, क्या ये प्लेन हॉरिजॉन्टल है? बिल्कुल लेटा है, हाँ। तो हम कहेंगे टॉप व्यू जिस प्लेन पर बनता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है और फ्रंट व्यू जिस प्लेन पर बनेगा वो वर्टिकल प्लेन है। तो कितनी व्यूज देख लिया आपने अभी अभी? 2 व्यूज। ठीक इसी तरह फ्रंट हो गया, टॉप हो गया। अगर मैं यहां से जाकर देखूं और अगर प्लेन को यहां आपके सामने इधर लगा देता हूं इस जगह, और अगर मैं यहां से देखूं तो आप बताइए ये कौन सा व्यू होगा? द आंसर इज रेयर। फ्रंट, टॉप, रेयर। और अगर मैं यहां से देखूं तो कौन सा व्यू होगा? ये बॉटम व्यू। तो अब आप बताइए, इससे पहले जो व्यू देखा था ये रेयर था, ये जिस प्लेन पर मिलेगा क्या वो वर्टिकल है या नहीं? द आंसर इज यस। तो हमने कहा रेयर व्यू भी हमें किस प्लेन पर मिला? वर्टिकल प्लेन पर। और बॉटम व्यू किस प्लेन पर मिलेगा? सोचिए, यहां हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इस जगह। तो फ्रेंड्स हमने अभी अभी 4 व्यूज देखे। आइए नेक्स्ट बचे हुए 2 व्यूज। अगर मैं फ्रंट, टॉप, रेयर, बॉटम और वापस यहां आ गया, अब मैं आपकी तरफ से, सोचिए आप ऑब्जर्वर हैं, आप अपने लेफ्ट हैंड से 90 डिग्री घूम जाइए तो आप यहां आ जाएंगे शायद। और अगर आप यहां आकर व्यू करेंगे, जैसे जहां से मैं अभी देख रहा हूं, तो यहां से जो मैं व्यू देखूंगा दैट व्यू इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड व्यू। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाया जाएगा वो किसी एक ऐसे प्लेन पर बनाया जाएगा, ये रहा। आप बस मुझे ऑब्जर्वर समझिए और देखिए मैं देख रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड व्यू, LHS व्यू। और इसको प्रोफाइल व्यू भी कहा जाता है, इसको एंड व्यू भी कहा जाता है। ठीक उसी तरह मैं बताना भूल गया था, टॉप व्यू को प्लान भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड व्यू देखा, ठीक इसी तरह ये कौन सा व्यू आ गया? राइट हैंड साइड व्यू। और राइट हैंड साइड व्यू देखने के लिए प्लेन कहां पर होगा? इस जगह। तो राइट हैंड साइड व्यू देखने के लिए प्लेन यहां पर लगा देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 6 प्रिंसिपल व्यूज समझ में आ गए होंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार और ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको अभी अभी 6 व्यूज बनाए। फ्रंट व्यू ड्रॉन ऑन वर्टिकल प्लेन, टॉप व्यू ड्रॉन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, फिर हम बात करें तो फ्रंट टॉप रेयर व्यू ड्रॉन ऑन वर्टिकल प्लेन, bottom view drawn on horizontal plane, left hand side view and right hand side view both are drawn on profile plane। हम इस प्लेन को क्या कहते हैं बेटा? प्रोफाइल प्लेन, या फिर इसको ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और प्रोजेक्टर को समझाने के लिए एक 3D मॉडल आपके सामने लेकर आता हूं, और उस 3D मॉडल की मदद से हम समझते हैं कि मैं प्रोजेक्टर्स को पैरेलल टू ईच अदर और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहने का क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स मैं 3D मॉडल लेकर आता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा आपके पास 3D मॉडल, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसकी मदद से मैं आपको इस वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और उस प्रोफाइल प्लेन पर 3 व्यूज आपको दिखा रहा हूं। तो फ्रेंड्स जब अगर ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है तो ये हैं प्रोजेक्टर्स जो आपको बहुत लाइट दिखाई दे रहे होंगे। आप गौर से देखिए, ये सभी प्रोजेक्टर जो टॉप व्यू बना रहे हैं पैरेलल टू ईच अदर हैं और इस प्लेन के, दिस प्लेन के परपेंडिकुलर हैं। दिस इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। आप साइड व्यू देखें तो दीज 2 और नीचे की ये 2, ये दे ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। दिस इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक इसी तरह आप यहां पर भी देख सकते हैं, ये रहा। तो अगर मैं कुछ और प्लेन यहां पर लगा दूं, जैसे एक प्लेन यहां, एक प्लेन यहां, एक प्लेन यहां, तो अगर उन पे भी प्रोजेक्टर्स हम डाल दें तो हम पूरे 6 प्रिंसिपल व्यूज को देख लेंगे। अभी हमारे पास जो 3 व्यूज हैं वो कौन कौन से? फ्रंट, टॉप और लेफ्ट हैंड साइड व्यू। आइए मैं इस पेन की मदद से थोड़ा सा बनाकर बताता हूं। जैसे अगर आप टॉप व्यू देख रहे हैं तो जरा गौर से देखिएगा, टॉप से आपको एक स्क्वायर जैसा दिखाई दे रहा होगा। दिस इज द टॉप व्यू। ठीक इसी तरह अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो जरा ध्यान से देखिए, ठीक इसी तरह अगर मैं साइड व्यू की बात करूं तो जरा ध्यान से देखिएगा,
this will be the side view. दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट टू ड्रॉ द लाइन, थोड़ी सी लाइन डिस्टॉर्टेड आपको दिखाई दे रही होगी, माफी चाहता हूं मैं। तो फ्रेंड्स, ये 3 व्यूज आपके सामने हैं जो बिल्कुल साफ साफ आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिखा रहे हैं। फ्रंट व्यू को हम एलिवेशन, टॉप व्यू को हम प्लान और साइड व्यू को हम एंड व्यू और प्रोफाइल व्यू भी कहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि बेटा इनके रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको कहूं तो इसका नाम है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, और इसका नाम कैपिटल ई, कैपिटल एफ, कैपिटल जी, कैपिटल एच। तो अब इसकी नेमिंग देखिएगा। जब ऑब्जर्वर यहां से फ्रंट व्यू देख रहा है तो फ्रंट व्यू को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है स्मॉल लेटर विथ डैश। जैसे इस पॉइंट का यहां पर नाम होगा स्मॉल ए डैश, दिस शुड बी स्मॉल बी डैश, यहां पर है आपके पास स्मॉल सी डैश, स्मॉल डी डैश। ये वो ABCD है जो आपको सामने से दिखाई दे रहे हैं। अब 4 वो कॉर्नर है जो पीछे हैं, जो इधर से फ्रंट से देखने पर ऑब्जर्वर को दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो लेकिन है मौजूद, तो लिखे जरूर जाएंगे। ये रहा ए के पीछे ई डैश, तो जो पीछे चला गया हम उसमें ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक इसी तरह यहां पर अगला पॉइंट है आपके पास एफ डैश, और मैं इस पे भी ब्रैकेट लगा देता हूं, और नीचे है आपके पास जी डैश ब्रैकेट में और एच डैश ब्रैकेट में। अब ठीक इसी तरह फ्रंट व्यू की नेमिंग हो गई। अब टॉप व्यू की नेमिंग, तो देखिए टॉप से देखने पर इस पॉइंट का नाम क्या है ए, और ये क्या है बी, और सी कहां था ए बी, तो आप गौर से ध्यान से देखिए ये था सी और ये था डी, दैट मींस ये रहा ए, दिस शुड बी बी, और बी के नीचे सी और ए के नीचे डी। लाइक वाइज इसी तरह ये है आपके पास ई, और वहां पीछे वो रहा एफ, ई के पीछे एच और एफ के पीछे आपके पास आ गया जी। ये टॉप व्यू की नेमिंग हो गई। ठीक इसी तरह अब आप सोचिए साइड व्यू की नेमिंग क्या होगी। जहां से मैं देख रहा हूं ये मेरा व्यू, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड व्यू, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है ये पॉइंट, और ये पॉइंट क्या था ए, और ये पॉइंट, तो ये सोचिए क्या था, दिस इज ए बी सी डी, ये है ई, तो मुझे दिख रहा है ए ई एच डी, ए ई एच डी, तो ए, तो मैं यहां पर लिख देता हूं दिस इज ए डबल डैश जी। साइड व्यू को डिनोट किया जाता है डबल डैश की मदद से। ए के बाद ये जो पॉइंट है जो मुझे दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड ई, तो मैं यहां लिखता हूं ई डबल डैश। ठीक इसी तरह जस्ट नीचे आते हैं तो दैट इज एच, तो ये रहा आपके पास पॉइंट जिसको मैं लिख देता हूं एच डबल डैश। ठीक इसी तरह ये वाला पॉइंट दैट इज डी डबल डैश। और फिर मैं अगर आपसे बात करूं और मैं कहूं कि बाकी जो पीछे वाले पॉइंट्स हैं जो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, अगर मैं उनकी नेमिंग करूं तो वो क्या होंगे बेटा, ए के पीछे ये रहा बी डबल डैश, और ये रहा नीचे सी डबल डैश, ई के बाद यहां पर ये रहा एफ डबल डैश ब्रैकेट में, और नीचे ये वाला पॉइंट है जी डबल डैश ब्रैकेट में, ये मैंने लगा दिया। तो फ्रेंड्स ये है आपका प्रोजेक्शन, और ये मैंने अभी आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। एंड व्हाट इज द वे ऑफ नेमिंग, नोमेनक्लेचर का क्या तरीका है, नेमिंग का क्या तरीका है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ये कैपिटल ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो फ्रंट व्यू को स्मॉल लेटर विद डैश, टॉप व्यू को सिर्फ स्मॉल लेटर, और साइड व्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल लेटर विथ डबल डैश। अब मैं यहां पर आपके सामने एक और ऑब्जेक्ट लेकर आऊंगा, और जो हम बात कर रहे थे इनफाइनाइट व्यूज के बारे में, तो वो क्यों है और काहे के लिए है। तो आइए बेटा इसमें कुछ मैं आपको बताऊं। यहां पर टोटल कितनी सरफेस है आपके पास, 6 सरफेस। अब आप बताओ अगर 6 सरफेस है, अगर एक प्लेन यहां लगा दूं, यहां लगा दूं, यहां लगा दूं, क्या सभी 6 सरफेस के ट्रू शेप मिल जाएंगे? द आंसर इज बिल्कुल। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हमारी सबसे बड़ी मदद करता है सरफेस के ट्रू शेप को निकालने के लिए, और जिसकी वजह क्या है, प्रोजेक्टर्स आर, बार बार बोल रहा हूं आपसे, पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो फ्रेंड्स अब आप सोचो, अगर मान लो
इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से कट कर देता हूं, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहां से काट देता हूं, इधर से काटने के बाद क्या यहां पर एक नई सरफेस जनरेट हो जाएगी? सोचिए, मैं आपके पास ऑब्जेक्ट लेकर आता हूं, जब तक आप सोचिए कि अगर मैं यहां से काट दूंगा तो अब आपको व्यूज कैसे दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे अभी ऐसी ही कुछ बात कर रहा था। मैंने आपसे कहा था, इफ यू रिमेंबर, कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा, और अगर मैं इसको यहां से इस तरीके से कट कर देता हूं, ऐसे कट कर देता हूं, और उसकी प्रोजेक्शन देखता हूं तो कैसे दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं, ये दिस इज द एलिवेशन प्लान एंड दैट वाज द एंड व्यू। ये 3 व्यूज अभी हमारे पास और हैं, और अगर मैं यहां पर एक प्लेन लगा देता हूं एक ऊपर की साइड, तो यहां पर आपको बॉटम व्यू मिल जाएगा, और अगर एक प्लेन यहां पर लगा देता हूं तो इस जगह आपको रेयर व्यू मिल जाएगा, और अगर एक प्लेन यहां लगा देता हूं तो इस जगह आपको राइट हैंड साइड व्यू मिल जाएगा। तो ये टोटल 6 व्यूज हमारे पास हो जाएंगे। लेकिन अब मैं बात करूं, जैसा कि इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास टोटल कितनी सरफेस थी? 6 सरफेस थी, 1 2 3 4 5 और 6 सरफेस। इन 6 सरफेस के ट्रू शेप देखने के लिए 6 व्यूज काफी थे और किसी व्यूज की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप इस ऑब्जेक्ट को जरा गौर से और ध्यान से देखें तो आप देखेंगे इसके पास 6 सरफेस नहीं, 6 से ज्यादा सरफेस है। क्या आप काउंट कर सकते हैं वो कितनी सरफेस है? बहुत ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा। एक सरफेस आपको फ्रंट से ये दिखाई दे रही है और एक इसके जस्ट पीछे है, तो 2 हो गई। और अब आप यहां से देखें मेरी तरफ से, तो यहां से इस साइड से देखने पे ये 3 और ये ब्लू वाली 4, और टॉप से अगर आप देखेंगे तो 5 सरफेस वो, और बैक साइड में 6ठी और बॉटम से 7th, तो टोटल 7 सरफेस हैं। सवाल ये है, क्या हर सरफेस का ट्रू शेप मुझे इन 6 प्रिंसिपल व्यूज में मिल पाएगा? मैं फिर से सवाल कर रहा हूं आपसे, क्या हर सरफेस का ट्रू शेप मुझे इन 6 प्रिंसिपल व्यूज में मिल पाएगा? 6 प्रिंसिपल व्यूज का मतलब 3 ये हैं और 3 अगर मैं यहां लगा दूं, तो आंसर है हर सरफेस का ट्रू शेप मिल जाएगा सिवाय इसके। क्यों? क्योंकि बेटा अगर आप गौर से देखें तो मेरे पास एक प्लेन ये रहा जिसके ऊपर मैं राइट व्यू देखूंगा, एक प्लेन मैं यहां लगा देता हूं जिसके ऊपर मैं रेयर व्यू देखूंगा, एक प्लेन मैं यहां लगा देता हूं जिसके ऊपर मैं बॉटम व्यू देखूंगा। अब अगर आप गौर से देखें तो ये वाली जो सरफेस है इसका ट्रू शेप देखने के लिए मुझे एक कोई नया प्लेन लाना पड़ेगा जो इस सरफेस के बिल्कुल पैरेलल होगा इस जगह, और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या कहता है? जो प्रोजेक्टर्स हों वो आपस में एक दूसरे से पैरेलल हों। कैसे? मैंने बोला जो प्रोजेक्टर्स हों वो आपस में एक दूसरे से पैरेलल हों, और जिस प्लेन पर जाकर ये टकराएंगे उससे क्या हो? परपेंडिकुलर। अब आप सोचिए प्रोजेक्टर्स इस तरीके से जा रहे हैं और उस प्लेन से जाकर टकराते हैं, तो क्या आपको इस सरफेस का ट्रू शेप आसानी से दिख जाएगा? अगर आप देखें तो एक प्रोजेक्टर मैं यहां लगा देता हूं, ठीक इसी तरह एक प्रोजेक्टर यहां, यहां और यहां। ये टोटल चार प्रोजेक्टर जब इस प्लेन से जाकर टकराएंगे तो मुझे इस सरफेस का ट्रू शेप मिल जाएगा। तो ये बताइए, ये प्लेन ना तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ना वर्टिकल प्लेन है, ना प्रोफाइल प्लेन है। इसका मतलब ये प्लेन इन 6 प्लेन में से, 6 प्लेन मतलब एक वर्टिकल ये और एक वर्टिकल ये, एक हॉरिजॉन्टल ये, एक हॉरिजॉन्टल ये, एक प्रोफाइल प्लेन ये, एक प्रोफाइल, इन 6 प्लेन से एक अलग प्लेन ये है। और ये जो व्यू हमने देखा, ना ये फ्रंट है, ना ये टॉप है, ना ये रेयर है, ना ये बॉटम है, ना ये लेफ्ट है, ना ये राइट है, तो इसका मतलब ये 6 से कोई एक अलग व्यू। जी हां फ्रेंड्स, ये 7वां व्यू हमारे पास, और दिस व्यू इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी व्यूज। मैं बस आपको यही समझाना चाह रहा था कि हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को समझने के लिए ये व्यूज बनाए कैसे जाते हैं। 6 प्रिंसिपल व्यूज मान के चलते हैं। हम मान के चलते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इतना सिंपल है कि जिसके पास सिर्फ 6 सरफेस हैं, 6 सरफेस हैं, तो हमें सिर्फ 6 प्रिंसिपल व्यूज की 6 व्यूज की जरूरत है। लेकिन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ने यह कहा कि प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, तो हम कितने भी व्यूज बना सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन आवर नीड। जैसे यहां पर हमारी नीड, आवश्यकता अब आ गई थी क्या? इस सरफेस का ट्रू शेप देखने के लिए। तो इसका ट्रू शेप सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे प्लेन पे मिल सकता है जो इसके जस्ट पैरेलल होगा। मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब हम बिना टाइम बर्बाद करे आगे 6 प्रिंसिपल व्यूज को पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इन व्यूज को ड्राइंग शीट पर बनाया कैसे जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास कोई ऐसा अरेंजमेंट तो है नहीं
हमें जितनी भी व्यूज बनाने हैं वो एक फ्लैट सरफेस पर बनाने हैं, एक प्लेन सरफेस पर बनाने हैं। हमारे पास कोई एक प्लेन ऐसा और ऐसा, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये जो तीसरा प्लेन है ये प्लेन इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ऐसी कोई चीज हमारे पास नहीं है, ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है। ये तो सिर्फ समझने के लिए कि व्यूज कैसे बनाए जाएंगे, और ये सारे व्यूज बनाने कहां है? ड्राइंग शीट पर। तो बेटा अब हम कुछ नए रूल्स को देखने जा रहे हैं कि इन व्यूज को ड्राइंग शीट पर बनाया कैसे जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये है मेरे पास वर्टिकल प्लेन। अगर एक प्लेन यहां पर लगा देता हूं तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा जिस पे बॉटम व्यू दिखेगा। एक प्लेन यहां पर लगा देता हूं तो जिस पर आपको राइट हैंड साइड व्यू दिखेगा, और एक प्लेन यहां पर लगा देता हूं तो जिस पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिखेगा। अगर ये सारे प्लेन लगा दिए जाएं तो क्या ये व्यू क्यूब कुछ ऐसा नजर आएगा? ये पूरा क्यूब है, ये ऐसा नजर आएगा। अब हमें ये सभी व्यूज को कहां बनाना है बेटा? ड्राइंग शीट पर बनाना है। जब हमें ये सारे व्यूज ड्राइंग शीट पर बनाना है तो हमें इस क्यूब की सभी वॉल्स को खोलना होगा और अरेंज करना होगा एक प्लेन सरफेस पर, ताकि सारे व्यूज एक फ्लैट सरफेस पर इजीली अरेंज हो पाए। तो अब इस व्यूज को खोलने के, इन प्लेन्स को खोलने के क्या तरीके होंगे, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। वैसे तो क्यूब की वॉल्स को बहुत से तरीकों से खोला जा सकता है। जैसे ये आपको ये वाला दिख रहा है जिस पर रेयर व्यू बनेगा, इसको नीचे खोला जा सकता है और इसको और नीचे खोला जा सकता है, इसको उधर भी खोला जा सकता है और इसको चाहे तो ऊपर भी। तो बेटा बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर इंजीनियरिंग ड्राइंग ने सिर्फ एक तरीका बताया है और उसको स्टैंडर्ड कहा है। हमको उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। तो किस तरीके से खोला जाएगा, तो आइए हम इसको खोलते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग कहता है कि सबसे पहले आप जिस पर बॉटम व्यू बन रहा है इसको आप 90 डिग्री ऊपर खोल दें यहां, तो इस पर कौन सा व्यू बन जाएगा बेटा? बॉटम व्यू। फिर जिस पर लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनेगा उसको आप 90 डिग्री इधर खोल दीजिए, तो इस पर लेफ्ट हैंड साइड व्यू। अब जिस पर रेयर व्यू बनेगा इस पे इसको 90 डिग्री ओपन करा। अब इसको 90 डिग्री ओपन करने के बाद जिस पर राइट हैंड साइड व्यू बना उसको आप 90 डिग्री ओपन कर दीजिए। तो अगर मैं इन सभी को ओपन कर दूं तो ये आपके सामने ऐसा आ जाएगा। और एट द लास्ट, अगर आप सबसे लास्ट में इस जिस पे प्लेन पे टॉप व्यू बनेगा, अगर इसको नीचे ओपन कर दें तो ये आपके सामने ऐसा आ जाएगा। ये वो तरीका है स्टैंडर्ड जो इंजीनियरिंग ड्राइंग ने हमें सिखाया है कि आप इस तरीके से क्यूब को खोलेंगे और इस तरीके से व्यूज अरेंज होंगे। तो एक बार देखते हैं कहां पर कौन सा व्यू बना। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर बना था हमारा कौन सा व्यू? फ्रंट व्यू। और इस प्लेन का क्या नाम है? इस प्लेन का नाम है वर्टिकल प्लेन। यहां पर बना था हमारा टॉप व्यू जिसको हम प्लान भी कह सकते हैं, और इसका नाम हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहां पर क्या बना था बेटा? यहां पर हमारा बना है बॉटम व्यू और इसका भी नाम हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक इसी तरह यहां पर बना आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू और इसका नाम प्रोफाइल प्लेन, इसका नाम ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, और इसका एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं साइड रेफरेंस प्लेन, SRP। इन तीन नामों से इसको पुकारा जा सकता है। ठीक इसी तरह ये यहां पर कौन सा व्यू बना बेटा? राइट हैंड साइड व्यू बनेगा और इस प्लेन का नाम वही क्या क्या? प्रोफाइल प्लेन ऑब्लिक ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन ऑब्लिक SRP, साइड रेफरेंस प्लेन। ठीक इसी तरह इस प्लेन का क्या नाम है? इस प्लेन का नाम है वर्टिकल प्लेन और इस पर बनने वाला व्यू बेटा REAR, रेयर व्यू। इस पर बनने वाला व्यू कौन सा? रेयर व्यू। अब मैं अगर आपसे सवाल करूं, और सवाल ये कि विच व्यूज आर हॉरिजॉन्टली अरेंज एंड विच व्यूज आर वर्टिकली अरेंज, हो सकता है एक बार में आपको समझ में ना आया हो। तो आइए ऐसे देखते हैं। मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो अब आप बताइए अगर ये लाइन इन सभी व्यूज को मिला रही है तो ये लाइन वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल? ठीक इसी तरह अगर मैं एक लाइन यहां ड्रॉ कर दूं तो ये लाइन इन व्यूज को मिला रही है, तो ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल? ये लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये लाइन है वर्टिकल। तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4 ये चारों व्यूज कहलाएंगे हॉरिजॉन्टली अरेंज और ये 3 व्यूज कहलाएंगे वर्टिकली अरेंज। ये ऑब्जेक्टिव का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि विच व्यूज आर हॉरिजॉन्टली अरेंज एंड विच व्यूज आर वर्टिकली अरेंज ऑन द ड्राइंग शीट। माय डियर फ्रेंड्स, ये वो स्टैंडर्ड है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग ने हमको सिखाया है कि इस तरीके से आप ड्राइंग शीट पर व्यूज बनाए जाएंगे, और इसी तरह के अरेंजमेंट को कहा जाता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। आई रिपीट, मैं यहां पर लिख देता हूं, इस तरह के अरेंजमेंट को कहा जाता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन
मेथड, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो अगर आपसे सवाल किया जाए शब्दों में कि हाउ द व्यूज आर अरेंज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, तो आपका आंसर होगा द टॉप व्यू विल बी ड्रॉन बॉटम साइड, टॉप साइड of the front view, the bottom view will be drawn upside of the front view, the left view will be drawn right side of the front view, and the right view will be drawn left side of the front view, and the rear view will be drawn left side of the right view। ये तरीका है, अगर आपसे शब्दों में पूछा जाए तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ हमारे पास एक और मेथड है जिसका नाम है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड क्या, कुछ भी ना करें, फ्रंट व्यू को यहीं रखिए, आप इसको ऊपर और इसको नीचे कर दीजिए। मतलब मैं यहां इसको मिटा देता हूं और इसको कह देता हूं टॉप व्यू, और इसको मिटाकर इसको कह देता हूं बॉटम व्यू, और जो लेफ्ट व्यू है वो लेफ्ट में आ जाएगा, और जो राइट व्यू है वो लेफ्ट में चला जाएगा, और जो ये रेयर व्यू है ये उस साइड चला जाएगा। मैं रेयर व्यू के बारे में एक बात आपको बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर कर दूं कि रेयर व्यू आप राइट हैंड के साइड भी लगा सकते हैं, रेयर व्यू आप लेफ्ट हैंड के साइड भी लगा सकते हैं। ये हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से हम कैसे भी लगा सकते हैं। नाउ अब अगली चीज, जब हम इन व्यूज को बनाते हैं ड्राइंग शीट पर, तो हम कैसे बताएं कि हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में काम करा है या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में काम करा है। तो बेटा इसको बताने का एक सिंबल है हमारे पास, और सिंबल कोन की फ्रस्टम की मदद से समझाया जाता है। कोन का फ्रस्टम क्या, ये मैं आपको बताता हूं। अगर किसी कोन को बेस के पैरेलल काट दिया जाए तो बचा हुआ हिस्सा फ्रस्टम कहलाता है। अब मैं अगर इसको ऐसे टर्न कर देता हूं इस तरीके से, तो अब आप बताइए सामने से देखने पे आपको क्या दिखाई दे रहा होगा। जहां से आप देख रहे होंगे तो आपको ये ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा होगा, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड व्यू मतलब इधर से देखें तो आपको क्या दिखाई देगा, एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल। तो आइए इसका फ्रंट व्यू और इसका लेफ्ट साइड व्यू बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका लेफ्ट साइड व्यू बना रहा हूं। तो लेफ्ट साइड व्यू में क्या, एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल, और लेफ्ट साइड व्यू मतलब लेफ्ट साइड व्यू। तो मैं बना रहा हूं, जरा गौर से ध्यान से देखिएगा, एक रफ फिगर में बना रहा हूं। सबसे पहले एक छोटा सर्कल आपके पास, एक प्लस का साइन, और फिर ये आपके पास एक बड़ा सर्कल ये रहा। मैं इसको हल्का सा डार्क कर देता हूं, ये मैं डार्क कर दिया, मैं इसको यहां पर डार्क कर देता हूं। ये अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक, दिस इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, और लेट दिस डायमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। फाई से डायमीटर को रिप्रेजेंट किया जाता है, और मैंने इसकी वैल्यू लिख दी डी। डी कोई भी वैल्यू हो सकती है, डी कुछ भी हो सकता है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है डी। अब मैं क्या करूं, दो पैरेलल लाइन यहां से ड्रॉ करता हूं। अब मैं फ्रंट व्यू बना रहा हूं, लेफ्ट साइड व्यू बना दिया मैंने, अब मैं फ्रंट व्यू बना रहा हूं। तो फ्रंट व्यू सोचिए कैसा दिखाई देगा। मेरे हाथ में कौन था, फ्रस्टम, तो फ्रंट व्यू आपको बड़ी वाली साइड यहां पर ऐसी दिखाई दे रही, और छोटी वाली साइड यहां पर ऐसे, इसको यहां ज्वाइन कर दिया और इसको यहां पर। तो ये रहा आपके पास फ्रंट व्यू, और ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू। एक बार मैं कोन लेकर आता हूं और आप इमेजिन करिए, ये देखिए सामने से आपको बिल्कुल इस तरह से फ्रंट दिखाई दे रहा होगा, और लेफ्ट हैंड साइड व्यू अगर आप देखेंगे तो छोटा सर्कल और बड़ा सर्कल यहां पर दिखाई देगा। अब इसके डायमेंशंस का भी इंजीनियरिंग ड्राइंग के हिसाब से एक स्टैंडर्ड है, और वो स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर ये डायामीटर डी हो, डी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 30, 40, 50, 60, कुछ भी, फाई का मतलब डायामीटर, अगर ये डी हो तो इस सेंटर से लेकर इस लाइन तक का जो गैप है वो 1/4 ऑफ डी होना चाहिए, और यहां से लेकर यहां तक की ये लेंथ टोटल डायमीटर के बराबर होना चाहिए। एंड ये जो एंगल है, अगर मैं इन लाइन को आगे ले जाऊं आगे की तरफ, तो ये जो एंगल है, ये दैट एंगल, ये एंगल आपके पास 30 डिग्री होना चाहिए। कौन सा, दिस एंगल, ये 30 डिग्री होना चाहिए। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का सिंबल है। तो जब भी हम किसी भी चीज की ड्राइंग बनाएं, किसी भी चीज की, तो ड्राइंग शीट में कभी हम नहीं लिखते कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में काम करा है या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में काम करा। हम क्या करते हैं, टाइटल ब्लॉक, जहां टाइटल ब्लॉक बनाते हैं बॉटम लेफ्ट हैंड साइड, उस टाइटल बॉटम राइट हैंड साइड सॉरी, उस टाइटल ब्लॉक के अंदर
हम ये सिंबल बनाते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का। तो अब जो भी ड्राइंग बनाई जाएगी और जो भी व्यू यहां बनेगा वो फ्रंट होगा, जो नीचे बनेगा वो बाय डिफॉल्ट टॉप समझा जाएगा, ये बॉटम होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा और ये रेयर होगा। तो कभी भी मैंने कहा कि लिखा नहीं जाएगा कि फर्स्ट हम क्या बनाएंगे, सिंबल। और अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बात करेंगे तो थर्ड में मैंने आपसे क्या कहा, थर्ड में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मतलब टॉप कहां चला जाएगा, ऊपर, बॉटम, नीचे, तो लेफ्ट कहां आ जाएगा, राइट में। इसका मतलब अगर मुझे लेफ्ट व्यू और फ्रंट व्यू बताना हो थर्ड एंगल में इसी को, तो आप क्या करोगे, ये इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए, तो ये सिंबल बन जाएगा किसका, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का। मैं उम्मीद करता हूं अभी तक जो भी बातें मैंने आपको समझाई हैं वो समझ में आ गई होगी। अब हम आगे की ओर बात कर रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अब हम लिखने जा रहे हैं। जितना भी कुछ हमने पढ़ा है मैं चाहूंगा कि आप रजिस्टर उठाएं, उसको नोट डाउन करें और एक एक चीज अब हम लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जो हमने बात करी उसकी डेफिनेशन के बारे में। और ये जो व्यूज आपके सामने जो बने हुए हैं बेटा, इन्हीं को मल्टी व्यू प्रोजेक्शन कहा जाता है। आप देख सकते हैं डिफरेंट व्यूज में हमने अलग अलग जगह व्यूज बना दिए, इसी को मल्टी व्यू प्रोजेक्शन कहा जाता है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या कहता है, आप और हेडिंग डाल सकते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और लिख सकते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज अ पैरेलल प्रोजेक्शन इन विच प्रोजेक्टर्स आर parallel to each other and perpendicular to plane of projection. Now in multi-view projection, अब मैं multi-view projection की बात करता हूं, तो in multi-view projection the object is split into different views and we assume that we have 6 principal views and these are number 1 फ्रंट व्यू, जिसको हम एलिवेशन भी कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं फ्रंट व्यू ड्रॉन ऑन वर्टिकल प्लेन, कहां बनाया जाएगा, वर्टिकल प्लेन, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर विथ डैश। फ्रंट व्यू को कैसे डिनोट किया जाएगा, स्मॉल लेटर विथ डैश। फिर मैं टॉप व्यू की बात करूं तो टॉप व्यू इज ड्रॉन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर विदाउट डैश। अगर मैं साइड व्यू की बात करूं, साइड व्यू को प्रोफाइल व्यू भी कह सकते हैं, साइड व्यू को एंड व्यू भी कह सकते हैं। तो साइड व्यू ड्रॉन ऑन प्रोफाइल प्लेन और एसआरपी और एवीपी एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर विथ डबल डैश। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं, मेरे पास एक पॉइंट है, अब इस पॉइंट का फ्रंट, टॉप और साइड मुझे लिखना है। इस पॉइंट का नाम जैसे कैपिटल पी है, कैपिटल पी, तो इसके फ्रंट व्यू को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये रहा पॉइंट, इसके फ्रंट व्यू को रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल लेटर विद डैश। और इसके टॉप व्यू की बात करूं तो इसका टॉप व्यू रिप्रेजेंट किया जाएगा सिर्फ स्मॉल लेटर। अगर इसके साइड व्यू की बात करूं तो इसका साइड व्यू रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल लेटर विद डबल डैश। अब मैंने सिर्फ इतना काम कर दिया, तो जिस बच्चे ने यहां तक इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा हुआ है तो वो इसको देखकर ये कह सकता है कि एलिवेशन है, ये प्लान है, ये एंड व्यू है। मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। तो फ्रंट, टॉप और साइड, इसके अलावा और भी व्यूज हैं। लेफ्ट हैंड साइड व्यू के साथ एक और क्या है, राइट हैंड साइड व्यू ड्रॉन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक जिस तरह से टॉप व्यू, उसी तरह कौन सा व्यू, बॉटम व्यू ड्रॉन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। जिस तरह से फ्रंट व्यू, उसी तरह से रेयर व्यू ड्रॉन ऑन वर्टिकल प्लेन। तो हमारे पास ये 6 प्रिंसिपल व्यूज हैं। अब हम आगे की ओर बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं और अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू के बारे में। मैंने बोला अब हम बात करेंगे सिर्फ फ्रंट, टॉप और साइड व्यू के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब और मजेदार चीज स्टार्ट कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं अभी तक पढ़ाई गई हर एक चीज, हर एक बात आपके समझ में आ गई होगी। प्लीज कंटिन्यूअस लेक्चर को देखें और आगे भी रजिस्टर और पेन लेकर ही बैठें, क्योंकि अब जो बात करने जा रहे हैं वो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, लाइन, प्लेन, सॉलिड और सेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं क्वाड्रेंट सिस्टम इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, और अब हम बहुत करीब से समझेंगे एंगल प्रोजेक्शन मेथड को। तो अभी अभी मैंने आपको एचपी, वीपी, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन बताए थे। ये बताइए, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेट मी, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन कैसे थे आपके पास, ऐसे। ये था आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये रहा आपके पास कौन सा प्लेन बेटा, वर्टिकल प्लेन। अब इस हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन को एक लाइन है जो अलग अलग डिवाइड करती है। दैट लाइन इज कॉल्ड एज रेफरेंस लाइन एंड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग इट इज डिनोटेड बाय एक्स एंड वाई। अब सुनिएगा, आप कुछ एज्यूम करिए, मैं क्या करता हूं, सपोज करिए इस वर्टिकल प्लेन को मैं ऊपर से धक्का मार रहा हूं, प्रेस कर रहा हूं,
तो आप इमेजिन करो कि अगर मैं इसको धक्का मार रहा हूं तो ये आधा प्लेन नीचे निकल आएगा और आधा ऊपर है, तो आधा वर्टिकल प्लेन ऊपर आधा नीचे। अब इमेजिन करिए कि हॉरिजॉन्टल प्लेन को मैं धक्का मारता हूं तो आधा हॉरिजॉन्टल प्लेन आपके सामने और आधा पीछे चला गया। तो अब आप सोचिए क्या ये आपको क्वाड्रेंट डायहेड्रल की तरह दिखाई दे रहा होगा या नहीं? जी बिल्कुल। तो ये जो आपको नजर आ रहा होगा वो कुछ आपको इस प्रकार का ऐसा दिखाई दे रहा होगा। ये है आपके सामने क्वाड्रेंट सिस्टम इंजीनियरिंग ड्राइंग में, और ये कैसे बने? एचपी और वीपी की मदद से, ये मैंने अभी आपको बताया। तो ये रहा आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज second, this is third, and this is fourth quadrant. I repeat, this is first quadrant, this is second, this is third, and this is fourth quadrant. तो जब भी हम कोई भी काम अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में करें, काम का मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये रहा, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रखा हुआ है, मुझे इसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, रेयर व्यू, बॉटम व्यू, लेफ्ट व्यू बनाने, जितने व्यूज बनाने हैं, तो अब जो मेथड यहां पर लगेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो लगेगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का मेथड। अब सवाल पैदा होता है, आप पूछ सकते हैं सर मेथड क्या है? बेटा अभी आपने देखा था कि टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे बनाया जाता है, लेफ्ट व्यू फ्रंट व्यू के राइट साइड बनाया जाता है, राइट व्यू फ्रंट। तो ये जो अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, वो था बेटा आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। ठीक इसी तरह अब हम देखेंगे सेकंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड क्या है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड क्या है, और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड क्या है। तो आइए और कुछ चीजें और कुछ बातें समझे। सबसे पहले वो ये कि जो ऑब्जर्वर की पोजीशन है वो हमेशा फिक्स है। फिक्स का मतलब आप हमेशा वहीं रहोगे, आप उधर ही रहोगे, तभी ये फर्स्ट है, तभी ये सेकंड है, तभी ये थर्ड है, तभी ये फोर्थ है। फिर इसके अलावा मेरे पास 4 शब्द हैं, अबव, बिलो, बिहाइंड, इन फ्रंट। मैं इनको यहां पर लिख देता हूं। देखिए मैंने बोला ये 4 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अबव, बिलो, बिहाइंड एंड इन फ्रंट। ये 4 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन चारों शब्दों से मिलाकर कॉम्बिनेशन में हम क्वाड्रेंट को बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये पेन एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है, तो अब आप बताइए इन 4 शब्दों में से ये एचपी से क्या पढ़ा जाएगा? अबव, बिलो, बिहाइंड या इन फ्रंट? एचपी से। तो आंसर ही एचपी से क्या कहा जाएगा? अबव। और वीपी के क्या होगा? इन फ्रंट। इन फ्रंट का क्या मतलब बेटा? बहुत से बच्चे गलत बोलते हैं। इन फ्रंट का मतलब फ्रंट नहीं, सामने नहीं। इन फ्रंट का मतलब होता है के सामने। के सामने, खंबे के सामने, दीवार के सामने, पिलर के सामने। ठीक इसी तरह वीपी के सामने, इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं तो मैं क्या कहूंगा? अबव एचपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो बताइए सेकंड को क्या कहेंगे? अबव एचपी, बिहाइंड वीपी। थर्ड को क्या कहेंगे? बिलो एचपी, बिहाइंड वीपी। और फोर्थ को क्या कहा जाएगा? बिलो एचपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी। जी हां, तो ये था क्वाड्रेंट को पुकारने का तरीका। तो आइए अब और कुछ मजेदार बात करते हैं। इन सभी क्वाड्रेंट में अगर आप देखें तो रेफरेंस लाइन कॉमन है। हर क्वाड्रेंट के अंदर रेफरेंस लाइन कॉमन है, चाहे आप किसी भी क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये ग्रीन वाला प्लेन आपको कौन सा प्लेन नजर आ रहा है? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? द आंसर इज वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन पर हम कौन सा व्यू बनाएंगे? अभी हमारे पास सिर्फ फ्रंट और टॉप है, ये मान के चलें सिर्फ फ्रंट और टॉप व्यू। तो बताइए बेटा वर्टिकल प्लेन पे कौन से व्यूज बनाए जाएंगे? आंसर है फ्रंट व्यू बनाया जाएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? फर्स्ट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। अगर मैं 2 रेफरेंस लाइन ड्रॉ करूं यहां पर फर्स्ट और सेकंड के लिए, जैसे एक रेफरेंस लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, एक रेफरेंस लाइन ये मैंने ड्रॉ कर दी सेकंड क्वाड्रेंट, और ड्रॉ कर देता हूं मैं ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए और ये रेफरेंस लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। अब मैं सवाल करता हूं, ये बताइए अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं तो फ्रंट व्यू एक्सवाई लाइन के ऊपर बनना चाहिए या एक्सवाई लाइन के नीचे? आप जवाब दीजिए, फिर मैं यहां आंसर देता हूं। जहां वर्टिकल प्लेन वहां फ्रंट व्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आंसर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू एक्सवाई लाइन के ऊपर बनेगा। अब आपको सभी क्वाड्रेंट के फ्रंट व्यू का जवाब देना है, मतलब अब आपको पता लगाना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू एक्सवाई लाइन के ऊपर बनेगा या नीचे, थर्ड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू एक्सवाई लाइन के नीचे बनेगा या ऊपर, फोर्थ क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू एक्सवाई लाइन के नीचे बनेगा या ऊपर। ये आपको जवाब देना। तो वीडियो पॉज करिए और अब आप जवाब दीजिए कि यहां पर फ्रंट व्यू कहां बनेगा, यहां कहां बनेगा, यहां कहां बनेगा। फिर उसके बाद अपने आंसर को मैच कीजिए। तो उम्मीद करता हूं आपने वीडियो पॉज कर आराम से इसको देख लिया होगा और आपने जवाब भी दे दिए होंगे। तो आइए मैं आपको आराम से समझाता हूं। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी फ्रंट व्यू कहां बनेगा बेटा?
XY लाइन के ऊपर बनेगा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में वर्टिकल प्लेन की पोजीशन भी XY लाइन के ऊपर। तो मैं लिखता हूं सेकंड क्वाड्रेंट में भी फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, पर थर्ड और फोर्थ में फ्रंट व्यू नीचे बनेंगे। थर्ड और फोर्थ में फ्रंट व्यू कहां बनेंगे बेटा? नीचे, क्योंकि ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट वर्टिकल प्लेन XY लाइन के नीचे, ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट और वर्टिकल प्लेन XY लाइन के नीचे। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर इज फिक्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। मैं अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं, आपको पेन दिखाई दे रहा है? हां दे रहा है। लेकिन अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूं तो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है? द आंसर इज नो। तो बेटा बहुत ध्यान से सुनिए, जब भी आपको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, या हम कहें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा, अगर मैं किसी भी क्वाड्रेंट की बात करता हूं फर्स्ट के अलावा, तो हम मान के चलते हैं कि जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है ये ट्रांसपेरेंट है, ये पारदर्शी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिएगा जरा गौर से, अब आप देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाई दे रहा है? हां। सेकंड क्वाड्रेंट में दिखाई दे रहा है? हां। थर्ड में? हां। फोर्थ में? हां। तो मैं ये बात कर रहा हूं, आप मान के चलेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आप बताओ, ये है ऑब्जेक्ट, मेरा पेन ऑब्जेक्ट, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन आप ऑब्जर्वर। मैंने बोला ऑब्जेक्ट, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जर्वर। अब मैं कहता हूं इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। आप क्या कहते हैं? क्या बात समझ में आई? बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव इस पर फ्रेम हो सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन इस पे तैयार हो सकते हैं। तो मैंने कहा इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। नाउ टेल मी व्हाट हैपन इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। गलत जवाब ना दीजिएगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में कौन बीच में है? जिस तरह से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर ऑफ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में था, ठीक उसी तरह थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड के अंदर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में है। यह बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसके बारे में अभी अभी हमने आपसे बात करी। अब हम और कुछ आगे बात करने जा रहे हैं। अभी अभी आपने देखा कि हमने चारों क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू की पोजीशन निकाल दी। अब हमें पता करना है कि टॉप व्यू कहां बनेगा। तो बेटा हम क्या करते हैं टॉप व्यू को बनाने के लिए? क्यों? क्योंकि हमें जो टॉप व्यू है वो बनाना है फ्लैट सरफेस में। जैसे आपने थोड़ी देर पहले देखा, हमने क्यूब को खोला था और क्यूब को खोलकर सारे प्लेन एक ही प्लेन पर लगा दिए थे, मतलब सभी व्यूज मैंने एक सिंगल प्लेन पर बना दिया था। ठीक इसी तरह टॉप व्यू यहां बनेगा। बहुत ध्यान से और अच्छी तरह देखिएगा। और आप चाहें तो एक एग्जांपल लें, जैसे ये पेन है, इसके ऊपर वाले पॉइंट का नाम है ए और नीचे वाले पॉइंट का नाम है बी, रेड वाला बी। तो देखिए सामने से आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, बिल्कुल। तो मैं यहां एक लाइन बनाता हूं, ये रही। और अगर ऊपर वाले पॉइंट का नाम ए, नीचे वाले का बी, तो अगर आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू में इसका नाम ए डैश और नीचे वाले पॉइंट का नाम क्या होगा? बी डैश। अब आप देखिए टॉप से क्या दिखाई देगा आपको, सोचिए टॉप से क्या दिखाई देगा। आंसर है टॉप से एक पॉइंट नजर आएगा और वो पॉइंट बिल्कुल इस लाइन में एग्जैक्टली नीचे यहां रहेगा। ये रहा पॉइंट टॉप व्यू। तो अब टॉप से जो पॉइंट दिख रहा है ये मैं लिख देता हूं, ये है आपके सामने ए, एज वेल एज मैं यहां पर लिख देता हूं ये है आपके पास बी। लेकिन अगर मैं टॉप से देख रहा हूं तो बताओ मुझे ए दिख रहा होगा या बी? सोचिए मैं टॉप से देख रहा हूं, मुझे ए दिख रहा होगा या बी? तो मुझे ए दिख रहा होगा, पर बी भी मौजूद है, तो लिखे दोनों जाएंगे। लेकिन जो नहीं दिख रहा उस पे हम ब्रैकेट लगा देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रैकेट लगा दिया। ठीक इसी तरह इसको मैं सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाता हूं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैं ले गया, तो मैं अब आपके सामने ट्रांसपेरेंट वाले प्लेन उठाता हूं। मैंने ट्रांसपेरेंट वाले प्लेन आपके सामने उठा लिए और मैं फिर से बनाता हूं। यहां आपके सामने ये रहा फ्रंट व्यू और ठीक इसी के नीचे यहां पर ये रहा आपके पास टॉप व्यू। और टॉप व्यू में आपको एक पॉइंट ये दिखाई दे रहा है। फ्रंट व्यू की अगर मैं नेमिंग करूं तो ये रहा आपके पास ए डैश, मैं उल्टा लिख रहा हूं, माफी चाहता हूं, थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। ये बी डैश, ये रहा आपके पास। अब टॉप व्यू में अगर आप देखें तो ये वाला पॉइंट है आपके पास क्या? ए, और ये वाला बी, और ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब इसी ऑब्जेक्ट को आप सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाओ, ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में तो अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो फ्रंट से लाइन तो यही रही, ए डैश बी डैश अपनी जगह है, पर जो टॉप व्यू है वो अब पीछे की तरफ यहां आ गया इस जगह, और यहां पर एक पॉइंट, और फिर से आपको क्या दिखाई दे रहा था? आपको ए दिखाई दे रहा था, तो ये रहा ए, और बी आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो बी पे मैंने लगा दिया ब्रैकेट। ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक इसी तरह मैं इसको थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाता हूं। तो अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए ये है रेफरेंस लाइन
और ये बन गया आपके सामने फ्रंट व्यू। दिस शुड बी द फ्रंट व्यू। अब मैं नेमिंग की बात करूं तो ये रहा ऊपर वाला पॉइंट आपके पास ए डैश, और ये नीचे वाला पॉइंट आपके पास ये रहा बी डैश, मैंने इसको बी डैश लिख दिया। और अब टॉप व्यू, तो टॉप व्यू वापस, तो आप देखिए जो यहां टॉप व्यू था वो एज इट इज टॉप व्यू ये है, और फ्रंट व्यू ये आ गया आपके सामने। लेकिन अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाऊं तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जो फ्रंट व्यू था एज इट इज वो फ्रंट व्यू, और जो फर्स्ट में जो टॉप व्यू दिख रहा था वो मैंने सभी चारों क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्शन बना दिए। अब आपको क्या करना है, आपको ये प्रोजेक्शन इमेजिन करने हैं कि फर्स्ट में एक्स वाई लाइन के रिस्पेक्ट में कब एक्स वाई लाइन के ऊपर बन रहा है, कब नीचे बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू के आंसर तो हम निकाल चुके थे, फ्रंट व्यू के आंसर आ चुके थे। आपको यह पता लगाना है कि अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, थर्ड में क्या हो गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो गया। मतलब आपको अब टॉप व्यू के बारे में बताना है कि टॉप व्यू सेकंड, थर्ड और फोर्थ में कहां, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कहां चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक प्लेन पर लाने के लिए हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं। आई रिपीट, फिर से देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एचपी कौन से डायरेक्शन में रोटेट करें, क्लॉकवाइज। अगर मैं एचपी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूं तो देखिए आपके सामने खुल के कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फ्रंट व्यू कहां, ऊपर, और टॉप व्यू कहां चला गया आपका, नीचे। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर और टॉप व्यू नीचे बनाया जाएगा। ठीक इसी तरह अब आप मुझे बताइए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू तो ऊपर आ चुका है, अब आप खुद सोचिए, टॉप व्यू यहां बना, फ्रंट व्यू यहां एक लाइन, और जब मैं इसको रोटेट कराऊंगा तो ये बताइए कि फ्रंट और टॉप दोनों एक्स वाई लाइन के ऊपर चले जाएंगे या नहीं। द आंसर इज बी, जी हां, फ्रंट और टॉप दोनों एक्स वाई लाइन के ऊपर चले जाएंगे। फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू दोनों एक्स वाई लाइन के नीचे ऊपर चले गए। तो अब आप सोचिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये बना फ्रंट, ये बना टॉप, एचपी रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टॉप व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे, टॉप व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू नीचे, टॉप व्यू ऊपर, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों नीचे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये था क्वाड्रेंट सिस्टम इंजीनियरिंग ड्राइंग में, जिसके बारे में हमने बात करी। किस तरीके से क्वाड्रेंट काम करती हैं, कैसे एचपी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, टॉप व्यू नीचे कब आ गया, टॉप व्यू ऊपर कब चला गया, ये आंसर आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप इनको रट रहे हैं या याद कर रहे हैं, बाय हार्ट कर रहे हैं, तो यकीन करिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाने वाली है। आप वीडियो को पॉज करिए, फिर से देखिए। हो सकता है किसी बच्चे के मन में सवाल आए कि सर आपने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों घुमाया। तो आंसर है मैंने नहीं घुमाया, दिस इज द स्टैंडर्ड। हम इसको एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर हम वो वाला मेथड फॉलो करते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, टॉप व्यू कहां ऊपर चला गया कहां नीचे। तो या क्लॉकवाइज में घुमाना था या एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना था, दोनों से एक कोई मेथड हमें अपनाना था। तो हमने स्टैंडर्ड बनाया कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। इसके अलावा जरा भी कंफ्यूज ना होइएगा कि क्लॉकवाइज में क्यों घुमाते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में क्यों नहीं घुमाते हैं, दोनों में से कोई एक मेथड अप्लाई करना था। तो मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको यह बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब कुछ बच्चे यहां पर गलती करते हैं, और गलती क्या करते हैं, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं। तो बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि एचपी वीपी को ऐसे बना देते हैं और कहते हैं ये क्वाड्रेंट है। अगर आप ऐसा पढ़ रहे हो या कोई अगर आपको ऐसे पढ़ा रहा है, या मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं जो इस लेक्चर को देख रहे हैं, जो लेक्चरार, जो टीचर्स हैं, जो बहुत से कॉलेज में, यूनिवर्सिटी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के निवेदन है, बच्चे बहुत मिसकंसेप्शन पे निकल जाते हैं। उनको कोई चीज़ ना रटवाइए आप, क्वाड्रेंट किसी भी कीमत पे ऐसे ना बनाइए, बिल्कुल भी नहीं। मेरा सलाम है उन सभी लोगों को जो बिल्कुल बहुत अच्छे से कायदे से बच्चों को पढ़ाते हैं और क्वाड्रेंट जैसा है बिल्कुल वैसा ही उनको दिखाते हैं। क्वाड्रेंट कुछ और है बेटा। अगर मैं क्वाड्रेंट्स की कहानी आपको बताऊं तो क्वाड्रेंट कुछ इस प्रकार, कुछ यहां ये रहा, गौर से ध्यान से देखिए, मैं आपके सामने पूरा 4 क्वाड्रेंट सिस्टम यहां बना रहा हूं। क्वाड्रेंट कुछ और है, क्वाड्रेंट ये है आपके सामने, ये है आपके पास क्या, रेफरेंस लाइन, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, एक्स एंड वाई से। ये रहा। अब इमेजिन करिए
कि मेरे पास कोई, मैं अब आपको कुछ प्रोजेक्शन दिखा रहा हूं, इमेजिन करिए कोई रेक्टेंगल मेरे पास यहां पर रखा हुआ है, तो वो रेक्टेंगल एक कागज का टुकड़ा है, एक रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल फ्रंट में आपको कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा। और अब आप सोचिए ये रेक्टेंगल है जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो टॉप से ये आपको क्या नजर आएगा, तो आंसर है सर टॉप से हमें ये एक लाइन दिखाई देगा, तो टॉप से एक लाइन ये रहा आपके पास। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि वो एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट कहां है जिसकी ये प्रोजेक्शन है, एलिवेशन और प्लान, तो वो एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा उस ऑब्जेक्ट को। तो मैंने इसको यहां ऊपर, ये यहां, तो अब आप देखिए आपको वो रेक्टेंगल दिखाई देगा जिसके बारे में बात कर रहा था। और मैं इसको यहां पर थोड़ा सा डार्क कर देता हूं ताकि आपको अलग ही ऑब्जेक्ट दिखाई दे। तो ये है बेटा प्रोजेक्शन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये अब मैं इसकी यहां पर नेमिंग कर देता हूं, बहुत अच्छे से देखिए बेटा, एक्चुअली क्वाड्रेंट सिस्टम ये है, आप इसको इसी तरह पढ़ें। ये है कैपिटल ए, दिस इज कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। अब मैं एलिवेशन की बात कर रहा हूं, तो फ्रंट व्यू डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर विद डैश, ए डैश, बी डैश, सी डैश, ये रहा डी डैश। टॉप व्यू डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर विदाउट डैश, दिस शुड बी ए, दिस इज बी, सी, ब्रैकेट में डी, ब्रैकेट में। सोचिए क्यों, क्योंकि टॉप से देख रहे हैं तो डी और सी आपको दिखाई नहीं देगा। अब मैंने कहा एचपी को कैसे रोटेट करते हैं आप, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एचपी रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कौन सा क्वाड्रेंट बेटा, फर्स्ट, दिस इज सेकंड, हियर वी हैव थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मैं क्या करूं, अगर एचपी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दूं और मैं सिर्फ प्रोजेक्शन बना रहा हूं, एलिवेशन और प्लान बना रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, दिस शुड बी द रेफरेंस लाइन डिनोटेड बाय एक्स एंड वाई, और फ्रंट व्यू में आपको एक रेक्टेंगल कुछ ऐसा दिखाई देगा, और टॉप व्यू में इन लाइन को प्रोजेक्टर्स कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं भी आपको समझाऊंगा। ये रहा, तो ये रहा ए डैश, दिस इज बी डैश, सी डैश एंड डी डैश, दिस इज ए, बी, सी, और ये रहा डी। ये है आपके सामने प्रोजेक्शन। इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन या पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। और इसको मैं क्या कहूंगा, मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये आपके सामने मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक। हमको ये नहीं बनाना है, हमको ये बनाना है, हमको सीखना है कि अगर आपको 3D ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे दी जाए एचपी और वीपी के रिस्पेक्ट में, तो आप उसके मल्टी व्यू प्रोजेक्शन आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते, हमको ये सीखना है बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बात समझ में आ गई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब यहां पर बड़ी मजेदार चीज है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को उठाता हूं, मैं सेकंड क्वाड्रेंट में रख देता हूं, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में रख देता हूं, मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं चला जाए पीछे की ओर, सोचिए ये ऑब्जेक्ट पीछे की ओर कहीं चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लाइट, ये ऑब्जेक्ट सेकंड क्वाड्रेंट में। अब इसका एलिवेशन तो यही फ्रंट, अब इसका टॉप व्यू कहां पर गिरेगा, सोचिए इसका टॉप व्यू यहां से हम ले आए तो इसका टॉप व्यू यहां कहीं ऐसा आपको इधर नजर आएगा। इसका टॉप व्यू ये रहा, सपोज कीजिए ये इस जगह इसका टॉप व्यू दिखाई दे रहा है। अब आप सोचिए ये आ गया टॉप व्यू और ये आ गया एलिवेशन, मैं इसको एचपी को क्लॉकवाइज रोटेशन कराऊं, क्लॉकवाइज, तो बताइए ये टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएंगे या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी हमने बात करी, ओवरलैप हो जाएंगे या नहीं। तो किस तरीके से ये बनता, अगर मैं कहूं कि ये एक्स वाई लाइन है और मैं इसी को सेकंड क्वाड्रेंट के लिए बना रहा हूं, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए बना रहा हूं, तो देखिए फ्रंट आपका ये आ जाएगा, ये रहा, नेमिंग कर दूं ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, और टॉप व्यू यहां पर कहीं जाकर ए, बी, ब्रैकेट में सी, ब्रैकेट में डी। अब आप गौर से देखिए और मुझे बताइए, ऑब्जेक्ट को अलग अलग व्यूज में फ्रंट टॉप समझना चाह रहे हैं, ये ज्यादा आसान है या ये ज्यादा आसान है। द आंसर इज, सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये रेक्टेंगल के बीच में लाइन है या फिर ये दो अलग अलग व्यूज हैं। तो बेटा इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग ऑफ व्यूज, और ये ओवरलैपिंग दो क्वाड्रेंट में हो सकती है।
उन दो क्वाड्रेंट में जहां पर दोनों व्यूज एक्स वाई लाइन के एक ही तरफ बनाए जा रहे हैं, और ऐसा पॉसिबल कहां है? सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड and fourth angle projection method is called as non-working projection method. We will only work in first angle and third angle projection method. Why? क्योंकि first angle और third angle projection method के अंदर front और top दोनों either sides of reference line बनते हैं, तो हमें डिजाइनर को और मैन्युफैक्चरर को समझना बहुत ज्यादा आसान है किसी भी ऑब्जेक्ट के व्यूज के बारे में। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स, जो बातें मैं आपको यहां समझा रहा था वो समझ में आ गई होंगी, और किस तरह से व्यूज कहां बनती है क्लियर। मैं अभी इसको रब करता हूं और अब मैं यहां क्वाड्रेंट सिस्टम लिखता हूं, तो आप बस उन क्वाड्रेंट सिस्टम को आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो देखिए, मैं क्वाड्रेंट सिस्टम आपके सामने लिखने जा रहा हूं जब तक मैं ये रब कर देता हूं। तो फ्रेंड्स, मैंने हेडिंग डाली क्वाड्रेंट सिस्टम इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। और मैं यहां एक टेबल बना लेता हूं आसानी के लिए। मैंने यहां टेबल बना ली है, और मैं यहां चारों क्वाड्रेंट के बारे में बात करूंगा। यहां बात करेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में, हियर वी विल टॉक अबाउट सेकंड क्वाड्रेंट, यहां थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। यहां मैं पोजीशन ऑफ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, मतलब ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू। तो बताइए, ये फ्रंट और ये टॉप किसके रिस्पेक्ट में बनाया जाता है? एक्स वाई लाइन के। तो मैं यहां लिखूंगा पोजीशन ऑफ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन। आप यहां पूरी तरह रेफरेंस लाइन लिख सकते हैं। अब सुनिए, अगर क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बोली जाएगी? अबव HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP, और ये रही एक्स वाई लाइन। तो बताइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू कहां बनता है? एक्स वाई लाइन के ऊपर, टॉप व्यू नीचे। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट को बोला जाएगा अबव HP एंड बिहाइंड VP। यहां पर क्या होगा? दिस विल बी दी रेफरेंस लाइन। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को इतनी बात क्लियर हो। उम्मीद करता हूं कि आपने जो लेक्चर देखा उसमें एक एक चीज़ आपको समझ में आई होगी। अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, ये मैंने सामने क्वाड्रेंट सिस्टम है, यहीं पर रोक दिया है क्लास को, और क्वाड्रेंट सिस्टम मैंने आपको समझाए हैं यहाँ पर अच्छी तरह। प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताइए कि आपको कैसा लगा, एक एक चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। ये लेक्चर अगर आपके समझ में नहीं आया, कहीं कोई दिक्कत हो गई, तो आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ये लेक्चर अगर पानी की तरह क्लियर हो गया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अगर आपको हो गया, तो आगे आपको मज़ा आ जाएगा। अभी मैं आपको ग्रुप में, जो ग्रुप है हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला, जो भी बच्चे ने ग्रुप नहीं ज्वाइन करा है, वो TCP द सिविल पॉइंट TCP लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें 9981777737। आई रिपीट 9981777737। इस पे मुझे व्हाट्सएप करें, मैं ऐड कर दूंगा। तो जो भी बच्चे अभी ऐड होना चाहते हो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं 15 से 20 मिनट बाद उसमें मैं अभी जितना पढ़ाया आज, उसकी सिर्फ आज जितना पढ़ा उसका हैंड रिटन नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। सो डोंट वरी अबाउट दिस। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको मजा आया, आपको अच्छा लगा। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कल मिलेंगे, और कल इसके आगे बात करेंगे। लेकिन अगर आप ये सब भूल गए तो आपको बहुत दिक्कत हो जाने वाली है। व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोजेक्शन, वाई इट इज इंपॉर्टेंट, आपका क्वेश्चन है सत्यनारायण। मेरे ख्याल से आपको तो अब जवाब खुद देना चाहिए। हाँ, रिवाइज तो करना पड़ेगा आपको, रिवाइज तो बिल्कुल करना पड़ेगा बेटा। विदाउट प्रोजेक्शन आप ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करोगे? मान लीजिए आपको किसी मशीन पार्ट का, किसी नट बोल्ट का, या किसी भी चीज का आपको
कास्ट करवाना है, मैन्युफैक्चर करवाना है, तो मैन्युफैक्चर करवाने से पहले आपको उसकी ड्राइंग बनानी पड़ेगी। और वो ड्राइंग आप कैसे बनाओगे? आर्टिस्टिक ड्राइंग तो बनाओगे नहीं, क्योंकि आर्टिस्टिक ड्राइंग प्रॉपर शेप में नहीं होगी, साइज डिफाइन नहीं होगा, डायमेंशन नहीं होगा। तो प्रोजेक्शन की मदद से हम उसके डिफरेंट व्यूज में बनाएंगे, फिर उसका एक 3D व्यू भी बना कर देंगे। ये यूज है प्रोजेक्शन का, है ना। चलिए